गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूँ महक असलम और मैं हूँ आपके साथ फराज अहमद। नया दिन है, खुशगवार दिन का अज़्म लिए, ताज़ा एहसास लिए और नई तमन्नाओं के साथ आज एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं। फैसल जो कि इस शो के रेगुलर होस्ट हैं, वो किसी वजह से चूंकि छुट्टियों पर हैं तो कुछ दिन के लिए महक का साथ देने के लिए मैं मौजूद हूँ। इसी वजह से नहीं, घूमने फिरने की वजह से वो छुट्टियों वो हम इसलिए नहीं कहना चाह रहे क्योंकि अपना भी दिल जलता है ना थोड़ा सा। एंजॉय करें फैसल, तो हमने कहा कोई नहीं फैसल, हम आपको यहाँ बैठे बैठे याद कर लेंगे। प्रोग्राम में बहुत सी खबरें होंगी जो आपके सामने हम रखेंगे, बहुत सी चीज़ें जिस पर डिस्कशन करना है, कुछ अवामी मसले भी हैं, कुछ सियासत के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जानवरों में होने वाली बीमारी जिसका नाम है लंपी। और लोगों ने तकरीबन गोश्त खाना तो छोड़ ही दिया है, दूध पीना भी छोड़ दिया है, लेकिन जब कोई चीज छोड़ दी जाती है उसकी कीमतें कम होती है। लेकिन पाकिस्तान में एक नया रिवाज बन गया है कि अब कीमतें उसकी बढ़ जाती हैं या बरकरार रहती है, कम नहीं होती। किसी इशू की वजह से कीमतें ऊपर तो चली जाती हैं, लेकिन किसी भी इशू की वजह से नीचे आना जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। इस पर तफसीली तौर पर हमने बात करनी है। इसके अलावा कराची का एक और बड़ा मसला काफ़ी दिन से, काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, नस्ला टावर का ये इशू जो कि गिरा तो दिया गया था, मगर मुतासरीन का जो अजाला है वो आज तक नहीं हो सका है, जिसकी वजह से घर छिन जाने का दुख बढ़ता जा रहा है। इस पर भी हमने बात करनी है बड़ी तफसील के साथ। एग्जैक्टली। और एक और बड़ी चीज़ ज़रूरी है जो कि जिस पर हमने आज डिस्कशन करनी है वो है पानी। पानी एक नेमत है और जब हम ये बात करते हैं बच्चों के हवाले से तो बच्चों को तो साफ़ पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन अगर स्कूल जैसी जगह पर ये बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं होगी तो फिर सवाल उठेगा। लाहौर के स्कूल्स में पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। कितने ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर पानी नहीं है और क्या वजह है? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट तो बड़े दावे करती है, पढ़ो पंजाब, बढ़ो पंजाब, फिर सफाई के हवाले से, फिर कहा जाता है जी बच्चों की तालीम के हवाले से जो जो सहूलियात हो सकती है हम वो देंगे, लेकिन जब बुनियादी सहूलियत मुयस्सर नहीं होगी तो बाकी सहूलियत का क्या? बिल्कुल। और अगर स्कूल्स की ही बात की जाए तो स्कूल्स में पढ़ाई के हवाले से बच्चों पर कितना ज़्यादा आजकल बोझ डाल दिया जाता है और इस बोझ की वजह से जो बच्चों की फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ है उस पर किस किस्म के असरात पड़ते हैं, इस पर हमने तफसीली तौर पर बात करनी है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और हम देखते हैं कि बहुत भारी भरकम उनके ऊपर बस्ते लाद दिए जाते हैं। जो कोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि कई पॉइंट्स पर आके पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चों को पढ़ाना किस तरह से, ये किस तरह पढ़ाना है। अच्छा, आपके साथ होता था ये बैग आपका भारी होता था बचपन में जब आप जाते थे स्कूल? नहीं, हमारे दौर में काफ़ी आसानियाँ थी। वो चीज़ें आज के दौर में जो हैं जितने कोर्सेज हैं वो नहीं हुआ करते थे और कोर्सेज काफ़ी हद तक आसान हुआ करते थे आई गेस, और पेरेंट्स बड़ी इजीली बच्चों को समझा देते थे। ट्यूशन्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि आज के दौर में स्कूल से ज़्यादा फोकस बच्चों का ट्यूशन के ऊपर होता है। तो बच्चों पे डबल दबाव है कि स्कूल भी जाना है भाई और ट्यूशन भी जाना है और फिर दोनों जगह का काम भी करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि हम खेल के मैदान पर भी नजर डालेंगे, क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है ये भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ 16 साल की उम्र में स्नूकर चैंपियन बनने वाले एहसन रमज़ान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सीरियसली इनकी जो स्टोरी है इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी और मैंने जब इनके इंटरव्यूज़ देखे, मतलब आप देखेंगे 16 इयर्स की एज में उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया। और जब आपके सर पे माँ बाप का साया ना हो बड़ी मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी गुजारनी। वो तपती जो धूप है जो आपके सर पे पड़ती है, माँ बाप का साया जब नहीं होता तो यकीन करें कि अच्छे अच्छों के दिमाग घूम जाते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं एहसन रमज़ान की तो एक ये मिसाल है और एक वो मिसाल है जो कि लफ्जी गोलाबारी हमें करते नजर आते हैं। कौन है वो भाई? हाँ जी, गर्मा गर्म मौसम और गर्मा गर्म सियासत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में देखी जा रही है। तहरीक अदम एतमाद का हर तरफ चर्चा देखा जा रहा है। बात सिर्फ यही हो रही है कि भाई 28 तारीख को होने क्या जा रहा है। एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ अपोजिशन की तमाम बड़ी पार्टियां एक इत्तेहाद बनाकर बैठी हैं और इंतजार किया जा रहा है 28 तारीख का जब तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। तो मुल्क में 3.5 साल हुकूमती मामलात कौन चलाता रहा, ये क्वेश्चन आजकल गर्दिश कर रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली और काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया है। मेज़बान ने उनसे ये सवाल किया कि आर्मी चीफ ने यह कहा कि अगर किसी को लगता है कि मामलात मैं चला रहा हूं तो वो इमरान खान को जानता नहीं है, जिस पर चौधरी परवेज इलाही ने यह जवाब दिया कि इमरान खान ने खुद हमारे MNA से यह कहा है कि 3.5 साल से उनकी जो मान है वो नाकाम होती आ रही है। और ये भी उन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए था कि मुझे पहले दिन से अपनी मर्जी करनी चाहिए थी। हाँ, और चौधरी परवेज इलाही ये भी कह रहे हैं कि देखना ये है कि हमारे पास अच्छी ऑफर्स कहाँ से आते हैं, क्योंकि जरदारी साहब भी ऑफर दे रहे हैं ना, और फिर हमने देखा कि ये तो हुकूमती इत्तेहादी और बड़े मजबूत इत्तेहादी हैं ये। तो ज़रा उनकी गुफ्तगू आपको हम सुनवा देते हैं।
ये तहलका खेज इंटरव्यू जिसके बाद मजीद सवालात उठ रहे हैं। सदाकत अली अब्बासी रहनुमा पीटीआई हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सदाकत साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। यकीनन ये इंटरव्यू, ये सवालात के जवाबात और ये हिला देने वाले जवाबात आपने भी सुने होंगे। परवेज़ इलाही कह रहे हैं इमरान खान ने तो पहले ही कहा था कि मुझे अपनी मर्जी करनी चाहिए थी पहले दिन से। ज़रा ये मर्जी के हवाले से आप मुझे बता दें कि कौन सी ऐसी मर्जी है जो कि किसी के कहने पे खान साहब काम कर रहे हैं और अपनी मर्जी करना चाह रहे हैं। ये क्या चीज़ है? कन्फ्यूजन का शिकार आवाम भी हो रही है और मुझे लग रहा है खुद पीटीआई वाले भी अब हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपको सुबह खैर, आपके और आपके नाजरीन को। वैसे तो सियासी माहौल है और हर तरफ जो है ना इस वक्त बयानात का ही मुकाबला चल रहा है और अदम एतमाद के बाद हर आदमी या हर पार्टी अपनी उसकी चूंकि एकदम से मीडिया हाइप बन गई है तो बहुत ज्यादा सवाल और जवाब है और बहुत ज्यादा जवाब से जवाब दर जवाब निकलते हैं। तो मैं जो इमरान खान साहब को जानता हूँ और मैं तकरीबन जब से गवर्नमेंट बनी है बतौर स्पोक्स पर्सन तकरीबन हर हफ्ते मुलाकात होती है। सही। तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि इमरान खान साहब का जो इख्तियार है, जो उनका आईनी इख्तियार है, वो कोई और उसमें अदा कर सकता है। ये तो मैं नहीं मान सकता बिकॉज मैं उनको जानता हूँ और ऐसी कोई बात जो इंटरव्यू में नजर आई है मुझे तो उसको नहीं मानता। सही। सदाकत साहब ये बताइएगा, क्रेडिबल रहनुमा है परवेज़ इलाही साहब, इतनी बड़ी बात उनकी तरफ से ये कर दी गई है कि इमरान खान ने खुद उनके कैबिनेट से कहा है कि तमाम तर जो 3 साल है इस दौरान किसी और की बात मानकर वो नाकाम होते रहें। क्या आपकी पार्टी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से सवाल पूछा जाएगा कि किसकी इंडिकेशन है और ये जो बयान है इसमें किस हद तक सदाकत है जो उन्होंने ये कोट किया, इमरान खान ने किसी को ये बात कही है? नहीं देखें, ये किसी ने किसी को कुछ कहा है और वो आगे से किसी ने कुछ कहा, ये बिल्कुल इसमें वजन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुझसे बयान ले, मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ। जो इख्तियार इमरान खान साहब का अपना है वो उनका अपना है। हाँ, वो किसी को अगर आगे डेजिग्नेट कर दे तो अलग बात है, लेकिन जो उनको जानता है वो ये समझता है कि ये नहीं हो सकता। बाकी जितनी बातें ये आगे बातों से बातें निकल रही हैं, ये मैं दोबारा बार बार ये कह रहा हूँ कि चूंकि मीडिया हाइप बना हुआ है, अदम एतमाद है और कुछ आगे हो नहीं रहा, चीज़ें स्टैंड स्टिल पे हैं और एक ही फैसला है। तो ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं सदाकत साहब, मेन स्ट्रीम पर एक अहम बड़े पॉलिटिकल लीडर की तरफ से इस तरह की बयानबाजी सामने आने के बाद, एक तरह से इल्जाम सामने आने के बाद, क्या पीटीआई खामोश रहेगी, इस पर सवाल नहीं पूछेगी? देखिए, ये इन चीजों की इतनी अहमियत नहीं है। 2 बातें मैटर करती हैं। क्या किसी इत्तेहादी ने हुकूमत को छोड़ा है? नहीं। क्या वो वुज़रा सारे अपनी वजारतें और अपना वो चीजें जो स्पीकरशिप है उनके पास? हाँ है। क्या उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया? नहीं। हाँ, मिलना मिलाना जब होता है तो बातें निकलती हैं, सवाल जवाब होते हैं। तो हम तो बड़ा मुतमईन बैठे हुए हैं कि हमें अपने लीडर पे और उनकी सलाहियत पे और कप्तानी पे पूरा यकीन है कि जितने ये प्लेयर्स हैं, चाहे वो बड़े प्लेयर्स हैं चाहे वो छोटे प्लेयर्स हैं, सबको वो खिलाएंगे और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, जीत पाकिस्तान की। ठीक है। अच्छा सदाकत साहब, 27 मार्च के हवाले से अगर हम बात कर लें, 10 लाख लोगों का समंदर डी चौक पे, ये बात की है खान साहब ने। ला पाएगी पीटीआई बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को लाना, उन्हें गैदर करना और फिर लोगों को बताना कि जिस चीज़ का हमने कहा था हमने वो चीज़ पूरी कर दी? बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं इस्लामाबाद की सराउंडिंग का एमएनए हूँ, मैं 5 तहसीलों का एमएनए हूँ और मैंने धरने में और लॉन्ग मार्चेज उससे पहले जो हुए उनमें मैं ज़ाहिर है तंजीमी मेरे पास ओहदा था और मुझे सब चीज़ों का पता है। लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग इमरान खान साहब से कितना मोहब्बत करते हैं और ये जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा और इसमें पब्लिक का रिएक्शन किया है, शायद खान साहब को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आवाम को या लोगों को या मुखालफों को जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान गैर मकबूल हो गए, इसका जवाब मेरा ख्याल है बयान में देने की बजाय वो मैदान में देना चाहते हैं। तो बयानों का मुकाबला जो है ना वो मैदानों में करने के आदी हैं। तो ये आप देखिएगा कि ये जब मैदान में मुकाबला होगा तो जितनी ये साजिशें हैं, जितनी ये बातें, ये सारी ख़त्म हो जाएंगी और इससे ना सिर्फ ये अदम एतमाद नाकाम होगी, एक प्रेशर बनेगा आवाम में कि अगला इलेक्शन भी ये जो अतादी हैं ये आपस में ये जो आपके ऑपोजिशन वाले हैं ये आपस में लड़ पड़ेंगे
और आप अच्छा सदाकत साहब, मकबूलियत के हवाले से आपने अभी बात की है। इस वक्त जो सूरत हाल है, अवामी मकबूलियत मेरा ख्याल ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, क्योंकि तमाम तर जो मामला है वो टिका है अरकान के ऊपर। अपोजिशन ये दावा कर रही है कि 172 हमें चाहिए, हमारे पास 200 अरकान हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस अपोजिशन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। अब PTI हुकूमत ये क्या दावा कर रही है, 172 या प्लस 172 या तमाम तर जो सिचुएशन है, क्या 28 तारीख को होने क्या वाला है, क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, पहली बात ये कि ये कोई कहे कि नहीं MNA मैटर करते हैं, अवाम मैटर नहीं करती, वो थोड़ी सी बात सही नहीं है। हाँ। क्योंकि इन MNA ने साल डेढ़ साल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली मैं। जी मैं मेरी बात मुकम्मल होने दे। अवाम के पास जाना है तो जाहिर है अगर कोई अवाम का एक रेला समंदर देख के उसके खिलाफ जाएगा तो वो अपनी सियासत को डूबता हुआ पाएगा। रही बात, ये हमें दो चीजें शो करनी है। हमारी मैदान में अक्सरियत है, लेकिन हमें लगता ये है कि कल अपोजिशन रोएगी कि नहीं जी इनके पास तो अवाम नहीं थी, अवाम तो हमारे साथ नहीं थे, लेकिन लोगों को इन्होंने प्रेशराइज कर लिया वगैरह वगैरह, जैसे ये हमेशा हीले बहाने करते हैं। तो हम इंशाल्लाह एक तरफ अवाम का समंदर लाएंगे और दूसरी तरफ हमें बंदे नहीं लेके जाने। अपोजिशन ने 172 पूरा करना है, वो अब यकीन माने उनसे 150 भी पूरा नहीं होगा। सही। अच्छा सदाकत साहब, जरा पार्टी के अगर अंदर के माहौल की बात करें, कल फैसल जावेद हमारे साथ बात कर रहे थे, तो वो जो सियासी इख्तलाफात था, वो जो शगाफ एक पड़ता हुआ नज़र आ रहा है PTI के अंदर, उन्होंने तो इसको जुनून का नाम दे दिया। मैं चाहूँगी कि आप इसको क्या नाम देंगे कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तान का जो कन्वेंशन था उसमें हमें जुल्फी बुखारी नज़र नहीं आए, उनका नज़र आना ज़रूरी था। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि PTI के बहुत सीनियर चेहरे हैं, लेकिन वो हमें अब नज़र नहीं आते। तो प्लीज़ इस इख्तलाफ पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, पार्टी बड़ी पार्टी है, इसमें इख्तलाफात रहते भी हैं। वजीर क्यों बनाया, किसको क्यों नहीं बनाया, वजीर आला कौन है, दूसरा क्यों नहीं है, लेकिन ये बातें सारी इतनी छोटी हैं कि जब नजरिए की बात आए, जब इमरान खान की बात आए, जब पाकिस्तान की बात आए, तो कोई भी इमरान खान का या PTI का लवर बाहर नहीं जा सकता। या आपने अंदाज़ा लगा लिया कि जुल्फी बुखारी वहाँ नहीं थे, पता नहीं वो कहाँ होंगे, उनकी अपनी क्या मसरूफियात हैं, लेकिन जुल्फी बुखारी हमारे भी दोस्त हैं। इसके अलावा हम सबको जानते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी और इतना बड़ा मुस्तकबिल छोड़ के कोई सियासियत बनना भी नहीं जाएगा। और अवाम पाकिस्तान भी समझती है कि उनके लीडर ने जो ये इस्लामोफोबिया पे, नबी पाक की हुर्मत पे जो पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया और पूरी इस्लामी दुनिया की नुमाइंदगी की, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में जो ये करोड़ों लोग जो इस्लाम पसंद लोग हैं, वो इमरान खान साहब को इस वक्त में अकेला छोड़ देंगे जब वो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी दुनिया में? तो ये बात एक गलत फहमी है और एक मीडिया हाइप है। और आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोई भी आदमी इमरान खान को छोड़ कर नहीं जाएगा, बल्कि हमें तो ये उम्मीद है कि दूसरी पार्टी को जो लोग नाराज हैं, दूसरा मेरा सवाल लीजिएगा। आपने कहा लवर है इमरान खान के, कोई ने छोड़ के नहीं जाएगा। अगर हम जहांगीर तरीन की बात कर लें तो मुझे ये बताएं कि जो उनसे इख्तलाफात हैं वो क्यों दूर नहीं हो पाते, जो उनकी शिकवे शिकायतें हैं उनसे मुलाकात क्यों नहीं हो पाती? देखें, जहांगीर तरीन साहब ने आज तक इमरान खान साहब के खिलाफ या PTI के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। जाहिर है उनके मामलात हैं जो उनके ज़ाती कारोबारी मामलात हैं और उनके कुछ केसेस के मामलात हैं, तो वो जाहिर है आज इमरान खान साहब तो अपनी जगह पे खड़े हैं, लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब को शुगर माफिया कहने वाले और ATM कहने वाले आज उनके पाँव पकड़ रहे हैं। तो ये अच्छा हुआ, इस तरह का काम हुआ। अवाम को ये अवाम के सामने ये जो ड्रामेबाज हैं ये एक्सपोज हुए कि ये जहांगीर खान तरीन, जिनको PTI का बुरा तरीन आदमी कहते थे, आज उनके लिए अच्छा तरीन हो गया और आज उनके लिए घरों में जाके उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। तो ये सर यही तो सवाल है कि जहांगीर तरीन अगर खिलाफ नहीं है लेकिन साथ भी तो नहीं है, फिर वो देखें उनका मामला है और उस मामले का आप सबको पता है कि वो एक शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में उनका नाम आया था जिससे वो नाराज बैठे हैं। उनका ख्याल है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। अब ये चीज़ ऐसी है कि जो जिसपे अभी इस वक्त कमेंट करना पॉसिबल नहीं है कि वो उसका केस का क्या बनेगा। बाकी वो नाराज ज़रूर हैं एक हद तक, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी को छोड़ने का या उसके खिलाफ जाने का ध्यान नहीं दिया। बाकी ये जो छोटे छोटे ग्रुप बने हैं, ये ग्रुप भी एक लिहाज से इनकी छोटी मोटी डिमांड्स हैं और हमें आई एम श्योर कि ये अपना सियासी मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी या नून के आगे बर्बाद नहीं करेंगे और ये बढ़ती हुई उभरती पार्टी की तरफ ही रहेंगे। सही। मैं सदाकत साहब एक ये बढ़ती उभरती पार्टी को जो लोग गिरावतें करें उस हवाले से बात करना चाह रही हूँ। खुद PTI के लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग अपोजिशन की जमातों में से ऐसे जो कि हमसे रब्ता करना चाहते हैं और PTI को ज्वाइन करना चाहता है। इज इट ट्रू, ऐसा है कि लोग रब्ते कर रहे हैं नून लीग से हों या पीपल्स पार्टी से हों? देखिए, हम सारे MNAs को तो कम अज़ कम ज़ाती तौर पे जानता हूँ, हम सारा दिन मिलते हैं, टेलीफोन पे राब्ते होते हैं।
एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई थी कि जी शायद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी गिर गई है और MNAs को हलकों में जाके कोई PTI के साथ कोई एक लिहाज से कोई डिसएडवांटेज होगा। लेकिन जब से इमरान खान मैदान में निकले हैं तो वो डिसएडवांटेज की बजाय एडवांटेज में बदल गया है। और मैं समझता हूँ कि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग नून लीग या पीपल्स पार्टी जिनकी सियासत खत्म हो गई है वो इधर आएंगे। ये आप देखिएगा जिस दिन ये इस्लामाबाद में जलसा हो गया 27 मार्च 28 मार्च का 27 मार्च का, आप देखिएगा कि बड़ी हलचल मच जाएगी और ये लाहौर का मीनारे पाकिस्तान वाला 2011 वाला जलसा साबित होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इन्फ्लक्स PTI में और आएगा और एक नई डिबेट और नई लेवल पे PTI पहुंचे। सदाकत साहब, एक और सवाल ही जगह आपने लाहौर के जलसे की बात की, उस वक्त आवाम को ये जो मसाला ना महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें, हर तरफ जो इस वक्त जिस वजह से आवाम मेंटली डिप्रेशन में, उस वक्त शायद इतना डिप्रेशन आवाम को था नहीं। इस वक्त वो वादे वो दावे जो कि PTI ने किए, ये हम नहीं कह रहे, ये आवाम कहती है। जब हम आवाम से जाके सवाल करते हैं कि जो दावे जिस चीज़ पर वोट लिया PTI ने, वो वादे भी पूरे नहीं हुए, वो दावे भी पूरे नहीं हुए, तो डू यू रियली थिंक कि इस्लामाबाद में इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे? देखिए, लोगों को यही जलसे करके यही समझा रहे हैं कि वो वादे सारे पूरे हुए। आज सवाए सिंध के पूरे पाकिस्तान में हर आदमी अपनी जेब में 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड लेके फिर रहा है, किसान कार्ड आ रहे हैं, यूथ के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, मईशत की मजबूती हो गई है, मईशत की ग्रोथ आ गई है, आपके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपके रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं। यानी वो चीज़ें हैं, पाकिस्तान में मेरिट का निज़ाम आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे मसाइल हल नहीं हुए। रही बात महंगाई की, तो हम यही समझा रहे हैं इनको कि महंगाई कोविड के बाद की एक फिनोमेना है जो पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में क्या बर्तानिया में भी महंगाई इमरान खान की वजह से हुई है, क्या जर्मनी में रिकॉर्ड टूटा है, कनाडा में रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का, अमेरिका में रिकॉर्ड टूटा है, उसकी वजह इमरान खान तो नहीं है ना। यही लोगों को समझा रहे हैं और अपोजिशन का जो वावेला था वो फेल हो गया। लोगों को समझ आ रही है इमरान खान से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। और क्यों इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हो? इमरान खान की कोई लंदन के कोई पैलेस पकड़े गए, कोई सरे महल इमरान खान का पकड़ा गया, कोई सदाकत साहब, कमिंग बैक टू अदम एतमाद की तहरीक, अगर हम हुकूमती अरकान के हवाले से बात करें, फ्लोर क्रॉसिंग के खदशात के हवाले से बात करें, तो कुछ खतरात या खदशात तो मौजूद हैं, जिसकी वजह से फवाद चौधरी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि जो भी फ्लोर क्रॉसिंग करेगा 63A के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर इस तरह की प्लानिंग या इस तरह की सोच है कि ये कार्रवाई की जा सकती है या फिर स्पीकर उनका वोट नहीं गिनेगा, इस तरह की अगर बातें हो रही हैं, तो यानी कि पार्टी के अंदर, हुकूमत के अंदर ये एक हलचल तो है ना कि कोई अरकान हैं जो कि फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं। अगर ऐसी हलचल है, ऐसे खदशात हैं, तो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक कितने अरकान का ये खदशा है जो कि फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं? देखिए, शुरू में ये बात बिल्कुल चली थी और ये बातें खबरें थी कि कुछ लोगों के साथ रब्ता किया गया और उनको 15-15, 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किया गया। और जाहिर है ये बात हो सकती है, क्योंकि ये हम मानते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUI खिलाड़ी तो हैं, इस तरह के खरीदने के खिलाड़ी हैं। उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में भी कुछ लोग खरीदे थे और वो हमने वीडियोस भी देखी थी। तो ये एक बात खदशा पाया जाता है कि कुछ लोगों को ये इनके पास अरबों रुपए लूट मार के हैं, जाली अकाउंट्स के पैसे हैं। तो ये बात एक खतरा महसूस किया जा रहा था हुकूमत के रैंक्स में कि कुछ लोग जो है वो ये गलती ना कर बैठे, इसलिए उनको दिखाया भी गया और डराया भी गया। और उम्मीद है कि जो ये हाइप बन रही है इसमें वो बिल्कुल ही जो कमजोर दिल लोग हैं, जो पैसों के किसी लालच में आ सकते हैं, वो भी नहीं आएंगे। तो आज की मैं आपको खबर बताऊं कि वो जो कोई नंबर था, एक गैस हमें मिला था, एक चंद लोगों से राब्ता हुआ है, 10 से 12 लोगों का एक नंबर था। लोग बारी बारी आगे अपने आप को सरेंडर भी कर रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि हमें पैसे ऑफर हो रहे हैं। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है और दयानत और ईमानदारी की एक मिसाल आप बता रहे हैं। सदाकत साहब, अगर हम वसीम अकरम प्लस की बात करें, यानी बुज़दार साहब के अंदर मैं बात करूँ, उस हवाले से भी पार्टी में बहुत इख्तलाफात थे। कुछ लोग चाह रहे थे कि छोड़ दें वो कुर्सी, कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग क्या खान साहब भी खुद कह रहे हैं कि नहीं, वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो उसी कुर्सी पे बैठे रहेंगे। तो ये जिन लोगों के इख्तलाफात थे बुज़दार साहब को हटाने के हवाले से, वो इख्तलाफात दूर हो गए? देखिए, जब भी नई पार्टी आती है, KPK में हमारे महमूद खान थे और यहाँ बुज़दार थे, सारे दोनों नए हैं और बहुत सारे और बेहतर लोग भी हो सकते थे और ये भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है, क्योंकि KPK में हमारी बड़ी लैंडस्लाइड हमारी वहाँ विक्ट्री है और हमारी 2/3 मेजॉरिटी है, इसलिए कोई मसला नहीं है वहाँ। कोई आज महमूद खान के खिलाफ कोई नहीं बोला। यहाँ उस्मान बुज़दार जो कि हमारी अक्सरियत बहुत मार्जिनल है, हमारी जो लीड है, इसलिए लोगों को पता है कि अगर कोई 10, 15, 20 लोग अगर भी डिफेक्ट कर जाएं या सपोर्ट छोड़ दें तो वो बदल सकते हैं। इसलिए ज़रा वो नंबर गेम हमारी फेवर में नहीं है, इसलिए लोग बातें करते हैं।
लेकिन बहरहाल अभी तक चूँकि अदम एतमाद सेंटर में है, इसलिए बुज़दार साहब के तब्दील करने की कोई बात ना है, और कभी कोई मौका आया तो वो वज़ीर आज़म फैसला करेंगे। और ये बात मेरा ख्याल है आम लेवल तक या MNA लेवल तक या पार्टी के वज़ा लेवल तक डिस्कस नहीं होती। वज़ीर आज़म ने ये सारी चीज़ें अपने पास रखी है। अच्छा सदाकत साहब, वज़ीर आज़म तो इस मौक़िफ़ पर अटे हुए हैं कि बुज़दार को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन आपकी अपनी जमात के लोग और इसके अलावा आपके जो इत्तेहादी हैं, जो करीबी इत्तेहादी हैं, वो भी इस बात पर अटल हैं कि जब तक बुज़दार नहीं हटेगा वो भी अपनी इस ज़िद से बाज नहीं आएंगे, बुज़दार को वो काम नहीं करने देंगे, उनको ऑप्शंस चाहिए इसके अलावा। नहीं, जब इमरान खान साहब बैठेंगे और ये मामला तय होंगे तो मेरा ख्याल है ये हो जाएगा। और ये बुज़दार साहब को रखना या तब्दील करना दोनों कोई बड़े इशू नहीं है, ये इमरान खान साहब के हाथ में है। बड़ा इशू ये है सदाकत साहब, आपको नहीं लगता कि दिस इज द हाई टाइम जब इस पर बैठना चाहिए? अभी किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि 28 तारीख को नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग होनी है, तो उससे पहले ये मामला नहीं हल होना चाहिए? क्योंकि कई इत्तेहादी तो ये कह रहे हैं कि अगर इस मामले पर ना बैठा गया तब तक तो वो हुकूमत को वोट नहीं देंगे, हुकूमत के हामी नहीं होंगे फिर वो। देखिए, ये बात अभी सेंटर की बात है। अगर सेंटर की बात वज़ीर आज़म करेंगे अदम एतमाद की, पंजाब का इशू उसके बाद आएगा, और वो जब आएगा तो देखा जाएगा। मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने ये एतराज़ किया कि जी वो सेंटर में वोट इसलिए नहीं देगा कि पंजाब में गवर्नमेंट चेंज करनी है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, और इसको फिर प्राइम मिनिस्टर ने हैंडल भी करना है। तो इस वक्त हमारा सारा फोकस मरकज़ पे है। पंजाब के बारे में मेरा ख्याल है इस अदम एतमाद को हैंडल करने के बाद बारी है। सही। सदाकत साहब, आपने कहा कि अगर कोई ये कहेगा कि अगर बुज़दार साहब को नहीं हटाएंगे, जैसे मेरे को एंकर भी कह रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा खतरा है वैसे पार्टी के अंदर ऐसी चीज़ गर्दिश कर रही है? ऑन अ लाइटर नोट पूछ रही हूँ मैं आपसे। देखिए, इश्यूज तो हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। बहुत सारे लोग वजीर बनना चाहते थे, वो नहीं बने, उनके भी गिले हैं। बहुत सारे लोग वजीर आला बनना चाहते थे, बहुत सारे लोग सूबे की मुख्तलिफ वज़ारत। इशू तो ये हमेशा होता है, लेकिन लीडरशिप इसीलिए होती है और इसीलिए उनका एक करिश्मा और कद काट होता है कि वो इन चीज़ों को हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के कद का कोई लीडर नहीं है, और ये सारे पॉलिटिकल लोग समझते हैं अगर हमने आइंदा सियासत करनी है, इमरान खान से करनी है, लिहाजा ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इनमें कॉम्प्रोमाइज हो भी देंगे, और अगर किसी वक्त ये फैसला करना पड़ा तो ये फिर लीडरशिप डिसाइड करेगी। लेकिन मुझे आज तक इन दिनों में पंजाब के बारे में कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ सारा फोकस जो है वो अदम एतमाद जो मरकज़ वाली है। ठीक है, ठीक। बेहद शुक्रिया सदाकत साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे थे। और अगेन वही के इख्तलाफात तो हैं, बातें तो हैं, अब कोई से जुनून का नाम दे या ये कहे कि ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, तो अपनी अपनी राय है। और फराज, एक मज़े की मैं आपको बात बताती हूँ। जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो खान साहब ने हमेशा एक बड़े अच्छे अंदाज में जिक्र किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, और बड़ा उनको क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने बड़ा किरदार भी अदा किया। लेकिन जब ओवरसीज़ पाकिस्तान आते हैं पाकिस्तान, तो उनके साथ बकौल उनके रवैया अच्छा नहीं अपनाया जाता, उनको उतना वेलकम नहीं किया जाता। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि खान साहब जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की दावत दे रहे हैं, 5 साल के लिए टैक्स फ्री करने का इशारा दिया जा रहा है, इसके अलावा बड़ी आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ PTI का ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ एक गुज़िश्ता रोज़, और उसमें ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से शिकायत के अंबार लगा दिए गए। इमरान खान साहब ने खुद भी स्पीच की, और खान साहब ने जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो भी मसाइल हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो खुद भी सुने। और अगेन वही अब्बास भी कल हमारे साथ मौजूद थे, और जब हमने सेनेटर फैसल जावेद से बात की तो वो कहते हैं कि फॉर्मेट ऐसा है, कल मेन डे था, कल का फॉर्मेट क्या था, क्या सूरत हाल रही, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शबीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्बास, बताइएगा, जो शिकवे हमने कल सुने थे, आज मुझे उम्मीद है कि मैं आपके मुंह से सुनूंगी कि वो शिकवे दूर हो गए। देखें, ओवरसीन कन्वेंशन तो ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत बुरी यादें छोड़ गए। आप कह रही हैं शिकवे ख़त्म हो गए हैं, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ कि बहुत सारे शिकवे बढ़ गए हैं। अच्छा। उस इवेंट के बाद प्रेसिडेंसी के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लोग यहाँ पर आए थे, उनके एजाज़ में एक खाना था, उसमें भी जो लोगों की तरफ से शिकायतें मिली हैं, जो लोगों ने बताया है। कल इत्तेफाक की बात है कि जुल्फी बुखारी के घर PTI US चैप्टर, PTI कतर के प्रेसिडेंट और जो चैप्टर्स के लोग थे, वो शिकायतें लेकर बाकायदा उनके पास पहुँचे हैं, और उन्होंने उनको बताया कि जो यहाँ पर 3 दिन उनके साथ हुआ इस इवेंट के अंदर, इस इवेंट का जो मकसद था वो मकसद किसी तरीके से पूरा नहीं हुआ। ऐवान सदर के ऊपर चलते हैं कि ऐवान सदर में जो खाना था उसमें टोटल मिसमैनेजमेंट थी, ओवर क्राउडेड था। तस्वीर बनवाने के लिए
कोई वहां पर यानी मैनेजमेंट, इन लोगों ने कहा कि कोई मैनेजमेंट नहीं थी, कोई मैनेज नहीं किया गया था। उसके बाद कल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इवेंट था जिसकी फैसल जावेद बात कर रहे थे, इवेंट तो वाकई जो अंदर इन हाउस था वो बहुत अच्छा था। फैसल जावेद साहब वहाँ पर होस्ट कर रहे थे और उस इवेंट में भी ओवरसीज पाकिस्तानी ये सारे नहीं थे। बाकायदा तहरीक इंसाफ की लोकल क़यादत की तरफ से एक मैसेज जारी किया गया था कि ओवरसीज कन्वेंशन है तो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो यहाँ पर हल्के हैं, अली नवाज अवान के या दूसरे हल्के हैं, वहाँ से लोकल लोगों को बुलाया गया नारेबाजी के लिए। अब ओवरसीज लोग कल जब जुल्फी बुखारी के पास थे तो उन्होंने कहा कि यार वहाँ पे हमारा ये लोकल सियासत के नारों से हमारा क्या मकसद है। हमें तो इस तरह लग रहा था कि हमारा फंक्शन ही ये लोकल जो आपकी पॉलिटिक्स हो रही है हल्कों की, ये उसका फंक्शन हमें नजर आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे नारे लग रहे थे, वहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा इन्होंने भर दिया था और सारे लोकल लोग थे, थोड़ी तादाद के अंदर ओवरसीज थे। इसके साथ सबसे अहम बात यह है कि वो ही कल शिकवे शिकायत रात को जुल्फी बुखारी के घर भी हमें नजर आए, जिसमें बैनर्स के शिकवे कि अगर पीटीआई ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया तो हमारे वेलकम बैनर्स भी लगाते। इसमें पीटीआई कतर के प्रेसिडेंट ने भी बड़ा खुल के बात की। वो बाकायदा मुझे कह रहे थे कि ये देखें जी, इनवाइस से मैंने 10 लाख रुपए जमा करवाए हैं, ये जो बैनर्स मेरे लगे हुए हैं। इस तरह बहुत सारे और लोग थे जो बाकायदा पैसे देकर यहाँ पर बैनर, तो ये शिकवे शिकायत कल वहाँ पर थे। इसके अलावा ये भी कल रात को बहुत ज़्यादा ये बात भी सामने आई कि बिल्कुल मैनेज नहीं था, वही तकरीरें सुनाने के लिए बुलाया। और कल जब प्राइम मिनिस्टर ने आना था वहाँ पर तो टू बी सीटेड 12 बजे का वक्त दिया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने शाम 5 बजे आना था, फवाद चौधरी साहब ने 3:10 पर आना था। ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पर लाइनों के अंदर खड़े थे क्योंकि इन्होंने लोकल क्राउड सारा इन्वाइट कर लिया था। वहाँ पे लोकल क्राउड जब भी किसी पीएम के फंक्शन के ऊपर आता है तो बिल्कुल एक क्योस वाला माहौल होता है, आपके मोबाइल्स ले लिए जाते हैं, जैमर्स लगा दिए जाते हैं। तो लोकल क्राउड को इन्वाइट कर कर ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद थे, उनको 3-3 घंटे लाइनों के अंदर खड़ा होना पड़ा है। पानी वहां पर नहीं था, गर्मी के अंदर एकदम गर्मी की शिद्दत हो गई है यहाँ पर, गर्मी के अंदर उनको खड़ा होना पड़ा वहां पे बाहर। तो ये बहुत सारे शिकवे शिकायत जो हैं स्पेसिफिकली बाय नेम, जो इंतजामिया के नाम के हवाले से जितने यहाँ पर लोग आए हुए हैं वो बाकायदा उस नाम को लेके शिकायत कर रहे हैं कि सारी मिस मैनेजमेंट जो है, ये जो इंतजामिया है, जो सेक्रेटरी OIC है, ये उनकी तरफ से ये सारी मिसमैनेजमेंट हुई। और बड़े शिकवे, मैंने आपको कहा ओवरसीज कन्वेंशन तो खत्म हो गया लेकिन बहुत बुरी यादें लेकर गया है। फिर आपको मैं बताऊंगा कि रात को भी जो रियल फेस था जुल्फी बुखारी, वो ओवरसीज कन्वेंशन के कल फाइनल इवेंट के ऊपर भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि उनको वो रिस्पेक्ट ही नहीं थी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की पहचान वो थे। कल रात को उनके घर जब ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे थे तो उनको गिनवा रहे थे कि आपने ये किया, आपने हमारे साथ ये मीटिंग्स की, उसका क्या रिजल्ट निकला, उसका क्या रिजल्ट निकला। जब रिजल्ट निकालने की बारी थी उसका जुल्फी बुखारी सीट के ऊपर नहीं है और साइड लाइन है, पीटीआई की अपनी सियासत का शिकार है इस वक्त। अच्छा, मिसमैनेजमेंट के हवाले से आपने बड़ी डिटेल में बताया, काफ़ी मिसमैनेज्ड किस्म का ये इवेंट था, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुने गए। किस किस्म की पॉलिसीज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से किस किस्म की गुफ्तगू की गई? देखें, इनको कुछ बताने ही नहीं दिया गया। अच्छा। इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब इनको आप मौका नहीं देंगे किसी प्लेटफॉर्म पर बात करने का तो ये किस तरीके से एड्रेस कर सकेंगे कि ये यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। यही हुआ है इस 3 दिन कन्वेंशन के अंदर कि तकरीरें इनको सुनाते रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे के सेशंस, हर 2 घंटे बाद किसी की तकरीर। ठीक है, तकारीर इंपॉर्टेंस है उन तकारीर की भी, लेकिन इन लोगों को बोलने का मौका देना चाहिए था। वो लोग बोलने के लिए आए थे, वो बताने के लिए आए थे कि हम पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये सारा सब्जेक्ट मैं समझता हूँ कि ये जो कन्वेंशन था ये टोटली फ्लॉप हो गया, क्योंकि मैं कम से कम 50 से 60 लोगों से मुलाकात कर चुका हूँ और 50 से 60 लोग जो हैं वो इतने मायूस थे कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो यही कह रहे थे कि यार ये कन्वेंशन बिल्कुल एक फेलियर था, हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने पैसे ज़ाया किए यहाँ पे आके। सही। अच्छा अब्बास, माशाल्लाह आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है और अगेन वही कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत किरदार भी है और खान साहब हमेशा बात भी करते हैं, लेकिन जो उनके साथ रवैया अपनाया गया, इतना उनको वेलकम नहीं किया गया जितना करना चाहिए था, या उतना उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दी गई, उनकी बात नहीं सुनी गई जो कि सुननी चाहिए थी। एक इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा बुरा पड़ चुका है। नेक्स्ट आप क्या देखते हैं, क्योंकि खान साहब भी कह रहे हैं, पीटीआई की सीनियर क़यादत भी ये कहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत क्रेडिट जाता है, उनका बहुत ज़्यादा रोल है, बट अगेन आपने कहा कि बहुत बुरी यादें छोड़ के गए। हम फ्यूचर में क्या उम्मीद रखें फिर? देखें, ये लोग जो हैं इनको सिर्फ ओहदे वहाँ पर चाहिए होते हैं। ये इमरान खान की मोहब्बत के अंदर वहाँ पे खुद मेंबरशिप ड्राइव चलाते हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं।
यहाँ के सियासतदान जो होते हैं उनका और वहाँ के जो लोकल पॉलिटिक्स वहाँ की पीटीआई की है उसमें टोटल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अगर पाकिस्तान आते हैं तो इनको इज्जत चाहिए होती है या किसी पर्सनैलिटी के साथ एक तस्वीर चाहिए होती है। इससे ज़्यादा ये यहाँ पर आकर कुछ नहीं मांगते। ये जो डिनर्स वगैरह करवाते हैं इनको, वो खुद कहते थे कि यार ये हमें डिनर्स वगैरह की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पर डिनर्स वगैरह करवाए जा रहे हैं। हमें तो एक गेट टुगेदर चाहिए थी, हमें एक इज्जत चाहिए थी जो हमें पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से नहीं मिली। मैंने आपको बताया कि मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि 50 से 55 लोगों से मैं मिला हूँ जिसमें बहुत सारे मुल्कों के चैप्टर्स के और भी सदूर थे और भी जो तंजीम के लोग थे, और सारे जो हैं वो बहुत डिप्रेस होके जा रहे हैं यहाँ से, और इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि इमरान खान इसका नोटिस लेंगे। OIC की जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन ठीक नहीं है, जो हेड कर रहे हैं OIC को वो अप टू द मार्क नहीं है, वो उन लोगों की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं। उन लोगों की इवन वो टेलीफोन कॉल्स भी जुल्फ़ी को बता रहे थे लोग, जुल्फ़ी बुखारी को, कि वो हमारे तो टेलीफोन भी नहीं सुनते, हम अमेरिका से यहाँ पर आए हुए हैं, और टेलीफोन उस वक्त सुनते थे जब इनको इश्तिहार के लिए पैसे बोर्ड्स के लिए चाहिए होते थे। उसके बाद उन्होंने बाकायदा, एक शख्स थे PTI न्यू जर्सी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने टेलीफोन पे बताया कि ये देखें जी मैं ये कॉल्स करता रहूँ लेकिन वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते। तो ये बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जब तक दूर नहीं होंगे, ये ओवरसीज़ इमरान खान का एक बहुत बड़ा असासा है। आप देखें कि जितने ओवरसीज़ इमरान खान को फॉलो करते हैं इतना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करते। तो ऐसा ना हो कि ये ओवरसीज़ भी जो पार्टी की अंदरूनी सियासत है, जो लोग इन्होंने यहाँ पर बिठाए हुए हैं, उनकी सियासत की वजह से ये ओवरसीज भी इमरान खान को छोड़कर चले जाएं। ये बड़ा लम्हा फिक्री है। अब्बास साहब, आपने बताया कि 50 से 55 ओवरसीज पाकिस्तानियों से आपकी खुद मुलाकात हुई, आपने उनसे गुफ्तगू की है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा है उनके पास, लगाना चाहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन है, ऐसे में क्या इन्वेस्टर इंटरेस्ट लेगा पाकिस्तान में पैसा लगाने में, क्योंकि पैसा सिक्योर है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है उनके लिए भी। देखबिलिटी तो पॉलिटिकल अभी हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि इनके पाकिस्तान के अंदर भी इनका उसी तरीके से ताल्लुक़ है जिस तरह वहाँ पर रहते हैं, इनके अपने घर हैं, इनकी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद के अंदर ओवरसीज़ जो है वो, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि इतना रेमिटेंस जो है वो ओवरसीज़ की तरफ से हमें पाकिस्तान के अंदर मिलता है और इतना पैसा ये ओवरसीज़ पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं। इंस्टेबिलिटी तो अभी मौजूदा वक्त के अंदर है, लेकिन एक फैक्टर होता है कि जब आप किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ये वो इमरान खान के लवर्स हैं जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करते इमरान खान के अलावा। इनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इज्जत चाहिए होती है, एक तस्वीर चाहिए होती है, किसी सेलिब्रिटी से वो मिलते हैं और बड़े खुश होकर जाते हैं। आप यहाँ पर जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं वो किसी सेलिब्रिटी के पास, किसी वजीर के पास जाते हैं तो उनकी खुशी आप देखने के काबिल होती है। तो ये मोहब्बत है सिर्फ उन लोगों की, इन लोगों से कुछ भी उनको नहीं चाहिए होता, ना उन्होंने अपने कोई टेलीफोन यहाँ पर करवाने होते हैं, ना सिफारिश करवानी होती है, ना तबादला करवाना होता है। ये 6 महीने साल के बाद किसी इवेंट पर पाकिस्तान आते हैं और सिर्फ इज्जत के ख्वाहिशमंद होते हैं। जो बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि कल जो ग्रुप फोटो वजीर आजम इमरान खान के साथ आप बना है, आप देखें उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कितने खड़े हुए हैं, सारे लोकल लोग। इन्होंने देखे कितना मैसअप कर दिया इस इवेंट को कि लोकल जो हल्के के लोग हैं, नारेबाजी करने वाले, उनको कल कन्वेंशन सेंटर के अंदर बुला के बिठा दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी तो छुप ही गए, वहां पर किसी को नजर ही नहीं आ रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी कौन से है। बिल्कुल। और अब ये देखिए कितनी बड़ी ज्यादती है। ये इवेंट किसी और जगह पे ऑर्गेनाइज हो सकता था, छोटी जगह पर ऑर्गेनाइज हो सकता था जहां पर तवज्जो होती। बिल्कुल, मैं वही बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि आपने कहा ना कि खान साहब का बहुत बड़ा असासा है ये, लेकिन जब उन्हें अच्छा ट्रीट नहीं किया जाएगा तो फिर जाहिर है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से यही लोग जब अपने मुल्कों में जाएंगे तो शायद वापस मुड़ने का ये ना सोचे। बस बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है गुफ्तगू कर, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खदशात जो कि कल भी हमने आपके सामने रखे, आज भी उम्मीद तो थी कि शायद कुछ बेहतरी हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई बेहतरी नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, शेख रशीद की बात करते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया कि 72 घंटों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मामला ठीक नहीं हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। लड़ाई झगड़ा हुआ तो अदम एतमाद के बजाय कुछ और ही निकल आएगा। तो क्या वो कह रहे थे, जरा आपको सुनवाते हैं। 72 घंटों में हालात ठीक हो जाएंगे। 23 से लेके 30 तारीख तक जोडो कराटे की सियासत का हफ्ता है। मामला हल ना हुए तो पंजाब के अंदर गवर्नर, अगर हल ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। वजीर दाखिला दूर की कौड़ी ले आए, उन्हें सियासी अफरा तफरी का खात्मा करीब नजर आने लगा। शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को तसादुम से बाज रहने का मशवरा भी दे डाला। ना मौलाना फजलुर रहमान मौजे तंग हैं, उनको
को समझना चाहिए कि मौला जट की सियासत नहीं चलेगी, और ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अनारकी नहीं फैलनी चाहिए, वरना अदम एतमाद रास्ते में रह जाएगा। वोट डालें, अगर किसी को रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमती इत्तेहादी भी सूरत हाल को एंजॉय कर रहे हैं। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। इंशाअल्लाह सारे इत्तेहादी इमरान खान की तरफ आएंगे। गोलियां लग रही हैं, ये लगती रहती हैं। बिकने और बकने वाले जो होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। जो कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, जिनके पाँव में मेहंदी पड़ी हुई थी, वो भी मिलने जा रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से एम्पायर जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। वजीर दाखिला अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल का तस्करा करना भी ना भूले। मेरी इस उम्र में भी कोई चीज़ नहीं कांप रही और बिलावल रानी जो है, बिल्लो रानी जो है, वो कापी कपाई है, उसको तो किसी चीज़ की सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं है। बिलावल से देखें, लाहौर वालों दिल की बात दिल वाला समझता है, दुकान वाला नहीं समझता। शेख रशीद ने मजीद कहा, इमरान खान की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। अगले इलेक्शन में लोग PTI के टिकट के लिए तरसेंगे। तो जनाब, अब हम एक और बड़े अहम मसले की बात करने वाले हैं। वो मसला है आम आदमी से रिलेटेड, आम आवाम से रिलेटेड। जी हाँ, दूध की कीमतों के हवाले से हम बात करें। लंपी स्किन डिजीज़ जो कि जानवरों के अंदर आई, उसके बाद से हमने देखा कि गाय का जो दूध है और गोश्त है, उसके हवाले से लोगों के अंदर काफ़ी खदशात पैदा हो गए। सेल में काफ़ी हद तक जो है डिफरेंस आ गया, लोगों ने ख़रीदना बंद कर दी सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद कीमतें नहीं गिर रही, क्या वजह है? पहले एक पैकेज आपको दिखाते हैं और फिर इस पर हम बात करते हैं। कराची में भी मैराथन रेस जो गुज़श्ता चंद सालों से हो रही है, इसकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। कराची इंतज़ामिया की ख्वाहिश है कि कराची के शहरी ज़्यादा से ज़्यादा इस रेस में हिस्सा लें। कमिश्नर कराची इकबाल मीमन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद तो 22 फरवरी को होने वाली मैराथन से मुतालिक किया गया था, लेकिन मीडिया से दूर रहने वाले कमिश्नर कराची सहाफियों के दरमियान आए तो रिपोर्टर्स ने भी शहर के मसाइल से मुतालिक ताबड़तोड़ सवाल दाग दिए। तो मैराथन कराते हैं, हम मखसूस लोगों को नवाजते हैं, VIP लोगों पे। आप कभी औरंगी टाउन में गए? आप न्यू कराची गए? मैराथन इन्हीं सड़कों पे होगी। ये सड़कें इस काबिल है। कमिश्नर कराची बादशाह का निज़ाम कायम कर रखा है, मुशर्रफ के दौर में ख़त्म हुआ। आपसे भी मेरी 2-4 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। ये बात मत करें, देखिए रिलेवेंट बात मत करें, रिलेवेंट बात मत करें। समा की जानिब से कराची में मुकर्ररा कीमतों से ज़ायद दूध की फरोख्त का सवाल हुआ तो कमिश्नर कराची ने महंगे दूध की शिकायत तस्लीम करने में टाल मटोल से काम लेने की कोशिश की। 94 से 120 पे ले गए, 26 रुपए का इजाफा दिया। उसके बावजूद भी दूध फरोश जो है वो 140, 150 जैसा उनका दिल चाहता है वो बेचते। उनके एसोसिएशन वाले बाकायदा कमिश्नर कराची को टैग करके ट्वीट करते हैं कि हम तो ये करेंगे। आपको पता है कि ये पूरी कॉस्ट असेसमेंट करने के बाद 120 रुपये तक हम पहुँचे थे, जिसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुत्तफिक थे। महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने से मुतालिक कमिश्नर कराची ने कहा कि जायद कीमतों पर दूध की फरोख्त की शिकायत आएगी तो एक्शन लेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे एक्शंस होते हैं, जहाँ जहाँ भी हमें कंप्लेंट्स आती है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी देखता है या सुनता है कि कहीं पे कोई प्राइसेस का उसमें वेरिएशन आ रही है, 120 की जगह पे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमें कंप्लेंट्स करें। कराची में दूध की कीमतों के तयन के लिए DC मलीर की सरबराही में जायजा कमेटी बनाई गई थी, जिसने दूध की फी लीटर कीमत 26 रुपए इजाफे के साथ 94 से बढ़ाकर 120 मुकर्रर की थी। लेकिन डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने अदालती अहकामात और इंतजामिया की हिदायत दोनों को हवा में उड़ाए रखा है। शहर में इस वक्त भी दूध 140 रुपए तक खुले आम फरोख्त किया जा रहा है और महंगाई के मारे शहरियों को सस्ता दूध फराहमी के वादे सिर्फ दावे बनकर रह गए हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ साद साबरी, समा, कराची। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा, ये इस वक्त मजमूई तौर पर मुल्क भर में सिचुएशन देखी जा रही है। दूध की कीमतें उसी जगह पर हैं, दूध ज़ाया किया जा रहा है, लेकिन कीमतें जो है वो कम नहीं की जा रही। इस वक्त मार्केट में सिचुएशन क्या है और जो डेयरी फार्मर्स हैं वो इस वक्त क्या मौक़िफ़ रखते हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए शाकिर उमर गुर्जर साहब ने हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया है। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सारी नज़रें आपके ऊपर हैं, दूध की कीमतें उसी जगह पर हैं, दूध ज़ाया किया जा रहा है। इस बीमारी आने के बाद लोग दूध इस्तेमाल नहीं कर रहे, बहुत कम ख़रीद रहे हैं, लेकिन वो दूध जो बच रहा है वो मनों टनों की तादाद में वो जा कहाँ रहा है? यकीनन जी कुछ दूध ख़राब भी हुआ है, ज़ाया भी हुआ है और यकीनन जो सेल्स गिरी हैं, सबसे पहले तो मैं
अवामुन्नास को ये कहूँगा कि ये डिज़ीज़ जो आई है चंद % इम्पोर्टेड काउज में आई है। अच्छा। तो वो किसी भी किस्म का अभाम है, कोई उन्हें वो है तो वो उसे दूर कर दें। और उस गाय का ना तो गोश्त और ना दूध शहर को तरसील नहीं हो रहा। अच्छा। स्लॉटर हाउसेस पे हमारा पूरा चेक एंड बैलेंस है। हमारे कुरैशी बिरादरान इस किस्म की भैंस गाय परचेज ही नहीं करते गाय। और भैंस का दूध माशाल्लाह बहुत आला क्वालिटी का है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, तो भैंस के ऊपर तो ये डिजीज़ हमलावर हुई ही नहीं। और जब डिजीज़ इम्पोर्टेड काउ पे भी हमलावर हुई तो उसकी प्रोडक्शन दूध में ज़ीरो हो गई। सही। तो वो दूध दे ही नहीं सकती। तो सर ये जो हम स्पेशली कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं, मंडी बहुत बुरी तरह क्रैश होगी, सवाल ले लीजिएगा आपकी बात भी चलें, ठीक है, लेकिन दुकानों पर दूध की कीमत में कमी आ ही नहीं रही। इसकी मेन रीज़न क्या लगती है आपको? ये मनमानियाँ है, कोई सवाल नहीं करने वाला? ऐसा नहीं है। मैं बताऊँ आपको, दूध की कीमतों का ताल्लुक मेरी और आपकी या कमिश्नर कराची की ख्वाहिशात से नहीं है। अच्छा। इसका ताल्लुक बराह रास्त इसके इनपुट की कीमतों से है, जिसे हम अजनास कहते हैं या मवेशियों की कीमत कहते हैं या फिर लेबर कॉस्ट हम कहते हैं। तो जब वो बढ़ेगी तो दूध की कीमतें बढ़ेंगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी अगर वफाकी गवर्नमेंट चाहे तो दूध की कीमतों को मुस्तहकम कर सकती है। इसमें सूबाई गवर्नमेंट्स का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का चंद अजनास की एक्सपोर्ट को बंद कर दें, हम दूध की कीमतों को आज 40 रुपए। शाकिर साहब एक पॉइंट मेरा यहाँ पर ऐड कीजिएगा इस जगह पर। इस वक्त मार्केट क्रैश हो चुकी है, 4200 फीमन से 1800-1700 फीमन तक आ चुका है दूध की कीमतें अगर देखा जाए। अब इस बीमारी के आने के बाद डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है, डिमांड जब कम हुई है सप्लाई उतनी की उतनी है, दूध ज़ाया किया जा रहा है बजाय इसके कि सस्ता करके वो बेच दिया जाए। ये एक स्मार्ट बिजनेस मूव तो नहीं नज़र आ रही? फिर देखें जी, ये मैकेनिज्म समझना होगा, बहुत ज़रूरी है। हम ये समझ लें कराची में दो निज़ाम है, एक डिमांड एंड सप्लाई का जो कि ओपन दूध मंडी तयन करती है डिमांड एंड सप्लाई का, और एक है सालाना बंदी का निज़ाम जो कि कमिश्नर कराची एक रेट का तयन करते हैं। अच्छा। तो हम कमिश्नर कराची का रेट फार्मर्स नहीं मानते, वो अपना रेट निकालते हैं। तो सालाना बंदियाँ फार्मर की पैकार को और दुकानदार को जो हुई है वो पूरे साल फार्मर उसे वो रेट देने का पाबंद है और वो लेने का पाबंद है। अगर मार्केट क्रैश भी होती है उसका असर कंज्यूमर पे नहीं पड़ सकता। अगर मार्केट ऊपर जाती है 6-8 हज़ार रुपये भी जाती है तो उसका असर भी कंज्यूमर पे नहीं पड़ता। उसका ताल्लुक़ है बराह रास्त हम लोगों से। तो बहुत ज़रूरी है हम ये समझें कि जी अब जो दूध की मार्केट क्रैश हुई है, अवामुन्नास ने खौफ के बायस दूध नहीं ले रहे, गोश्त नहीं ले रहे, तो उस दूध के अब देखो कुछ ज़ाया भी हुआ पर अब उसके बायो प्रोडक्ट्स बन रही हैं। जैसे मक्खन और घी की आगे रमज़ान मुबारक में डिमांड आएगी तो हम उसका ज़्यादातर मक्खन और घी बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जो अवामुन्नास दूध और गोश्त नहीं ले रहे ना, इसका इम्पैक्ट भी इस सेक्टर पे आएगा, क्योंकि छोटा जो फार्मर है ना वो ख़त्म होके आउट हो रहा है मार्केट से। जब वो ख़त्म हो रहा है तो यकीनन जैसे ही मई का महीना आएगा तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। जब डिमांड तो 170 रुपये लीटर इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा मई में, और फिर उससे आगे 200 रुपये लीटर तक इस साल के एंड तक दूध की कीमतें। शाकिर साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आगे जाके कुछ कम हो जाएंगे पैसे, कीमतें कुछ कम होंगी, ऐसा कुछ देखेंगे हम आगे आने वाले महीनों में इस सेक्टर पे जी। और तारीख के बदतरीन दौराहे पे कराची का और हैदराबाद का सिंध का डेयरी सेक्टर खड़ा है, और इसमें तमाम तर गफलत जो रही हमारे इदारों में मौजूद उन अफसरान की रही जिन्हें नोटिस लेना चाहिए था नवंबर में लिम्पी स्किन डिजीज़ का, उन्होंने नोटिस ना लिया। जब नोटिस ना लिया और सोशल मीडिया पे और फिर जब जफ़र अब्बास की वीडियो आई तो इस मामले ने हाइप पकड़ी। हम चीख रहे थे दिसंबर से, हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, मैंने लाहौर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने चीज़ रजिस्टर करवाई जी। मैंने गवर्नमेंट को कहा कि जी नोटिस ले, ये दुनिया में कहीं जिस ममालिक में पाकिस्तान उनकी सफ में खड़ा हो गया कि ये पूरे मुल्क के लाइव स्टॉक सेक्टर को डैमेज करेगी ये बीमारी, आप फौरी तौर पे से डिक्लेयर करें। और इसकी वैक्सीन आप देखें, रियासत से ज़्यादा ताकतवर स्मगलर्स हैं, उन्होंने वैक्सीन स्मगल की, हमें 1-1 लाख की 1.5 लाख की बेची जो फार्मर्स ने लगाई। बिल्कुल शाकिर साहब, ये जो मिडल मैन होता है ना ये बड़ा काम खराब कर देता है। आपने वैसे अभी कहा ना, आपने मई का जिक्र किया, आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, एज यू सेड कि रमज़ान में तो डिमांड बढ़ जाती है। क्या देखें हम आम मजीद पिसती हुई नजर आएगी, कीमतें और बढ़ जाएंगी? असल में जी रमज़ानुल मुबारक से पहले हमारा कोई इरादा नहीं कीमतें बढ़ाने का, क्योंकि रमज़ानुल नहीं जी दिन कितने रह गए रमज़ान के फौरी बाद इंशाल्लाह कीमतों में मजीद इजाफा होगा और फिर मजीद इजाफा। मैं हक़ाइक़ बता रहा हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं अपनी ख्वाहिश नहीं बता रहा, ना मैं कर सकता। और इजाफा कितना करेंगे?
तकरीबन जी 20 रुपए लीटर का होगा फिलहाल। 20 रुपए लीटर, यकीनन 150 फरोख्त हो रहा है, 170 तक चला जाएगा ये, और फिर इस साल के एंड तक ये कीमतें 200 रुपए लीटर तक पहुंचेंगी। अच्छा, कारोबार के अलावा शाकिर साहब, आपको नहीं लगता कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कारोबारी इंसान के पास, डेयरी फार्मर्स के पास होनी चाहिए कि ये भी देखें कि अवाम का मेयार ज़िंदगी क्या है, उनकी कमाई कितनी है, उनका जो रोज़गार है वो कैसा है, उस पर जब इतना ज़्यादा एक आम आदमी पे बर्डन पड़ता रहेगा तो वो दूध जैसी बुनियादी सहूलियात जिससे चाय और बच्चों के लिए दूध वगैरह डेयरी प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो उनका हुसूल जो है उनके लिए, आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक आम आदमी, गरीब आदमी, वो इससे बड़ी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। ये चीज़ भी सोची जाती है, सिर्फ नीटली कारोबार देखा जाता है कि हमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए, बाकी सब जाएं भाड़ में? नहीं जी, यकीनन हमने ये सोचा है और अपने तई हम जो कर सकते हैं हमने अवामुन्नास के लिए किया है। जैसे कि कीमतों में 20 रुपये लीटर इजाफा होने जा रहा था, हमने 10 रुपये किया कि कम बोझ डालें। देखिए ये पेट्रोल वाली पॉलिसी अपनाई है आपने माजरत के साथ। आप 50 बढ़ा के कम कर देते 5 रुपए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसका बरमला मैं इजहार तमाम नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे करता हूँ कि अगर तो वफाकी गवर्नमेंट चाहे दूध की कीमतें रुक सकती हैं, और कोई उसमें अगर आप चाहे तो भी रुक सकती है। पेट्रोल की कीमत गिरी, आप लोगों ने किसी चीज में कमी? मेरे चाहने से नहीं हो सकता जी। ये प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हाथ में है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के हाथ में है। अगर वो डिसीजन ले, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं चोकर, भूसा, अल्फाल्फा है, साइलेज, बनोला मील, राइस मील, मैं इन 6 आइटम पे चले ये पाबंदी लगा दें, कीमतें कम कर देते हैं। ये मवेशियों की नस्ल कशी को रोके, ये छोटे कटड़ों की कटड़ियों की नस्ल कशी को रोके जो कि 70 सालों से स्लॉटर हो रही है। मादा जानवर के ज़बी पे पाबंदी है, तो यकीन दूध कहां से आएगा? ऑल इन ऑल अवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, दूध की कीमतें मजीद बढ़ने वाली। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर गुज्जर साहब, आप हमारे साथ। अवाम के लिए बुरी खबर यह है कि दूध की कीमतें रमजान के फौरन बाद तकरीबन 20 रुपए फी लीटर बढ़ने वाली है। एट द एंड ऑफ दिस ईयर 200 रुपीस पर लीटर आपको ये दूध मिलेगा। तो जनाब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों के मसलों की। वैसे बच्चों के तो बड़े मसले होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि उनके करियर से रिलेट है, जिसको चेंज होना चाहिए और अब तक चेंज हो जाना चाहिए था, वो नहीं होती। वो है बेसिक उनकी सहूलियत जो कि उन्हें नहीं मिल पाती, यानी एक पानी का अच्छा निज़ाम स्कूल्स में मौजूद नहीं है। तालीमी मैदान में तब्दीली का नारा लगाने वाली बुज़दार सरकार लाहौर में तलबा को पीने का साफ पानी फराहम नहीं कर सकी है, फेल हो गई है। 70% सरकारी स्कूल्स में बच्चों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की होशरुबा रिपोर्ट समा ने हासिल की है। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। टेक्नोलॉजी की सदी में पंजाब के सदियों पुराने मसाइल। बुज़दार सरकार सरकारी स्कूल्स में पीने का साफ पानी भी फराहम करने में नाकाम। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट ने सारे पोल खोल दिए। लाहौर के 70% सरकारी स्कूल्स में पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर नहीं। 1122 स्कूल्स में से सिर्फ 333 खुशकिस्मत सरकारी स्कूल्स के पास साफ पानी की सहूलत मौजूद है। लाहौर के 789 सरकारी स्कूल्स में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ही मौजूद नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक आधे स्कूल्स में नमकीन पानी तो आधे में आलूदा पानी आता है। हैरानगी की बात तो ये है कि एक स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का खर्चा सिर्फ 5 लाख रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक 39 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से तमाम स्कूल्स में फिल्ट्रेशन प्लांट लग सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर सरकारी स्कूल्स में साफ पानी के प्लांट्स सरकारी पैसे से नहीं बल्कि अपनी मदद आपके तहत खैराती इदारों की मदद से लगाए गए हैं। दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो 70% सरकारी स्कूल जहां मासूम बच्चों को पीने के पानी की सहूलत तक मुयस्सर नहीं है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। माहिर तालीम रज़ा रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन के। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एक बहुत बड़ा और अहम इशू है, एक बुनियादी सहूलत है पीने का साफ पानी। 8 से 9 घंटे बच्चों ने स्कूल में गुजारने होते हैं। ऐसे में अगर पीने का पानी तक उनको दस्तयाब नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों की तालीम के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज एंड महक, आपने बड़ी अहम तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है और ये बहुत बड़ा मसला है कि हमारे स्कूल्स में बच्चों के लिए पीने के लिए साफ पानी मुयसर नहीं है, यानी हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं। आप ये देखें कि 70% बच्चे या 73% बच्चों के स्कूल्स में पानी ना होने का मतलब है
कि तकरीबन पंजाब में 5 लाख बच्चे, लाहौर में 5,90,000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं और उसमें से 4 लाख बच्चों को पीने का साफ पानी भी मुयसर नहीं है। एक तरफ हम कोविड से बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं, कोविड के तमाम SOPs को पूरा करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपने बच्चों से कह रहे हैं कि आप ये गंदा पानी पी लें, कॉन्टेमिनेटेड वाटर हम उनको पेश कर रहे हैं कि आप ये पानी पिएं। और साथ ये देखिए कि ये जब बच्चे पानी ये वाला पीते हैं तो उनको कितनी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आएँ या उनके मैदे की बीमारी उन्हें लगे तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि वो स्कूल में तालीम जारी रख सकेंगे? एक और सर्वे ये कहता है कि तकरीबन जब बच्चे गर्मियों की छुट्टियां आती हैं या गर्मियों का सीजन आता है तो 30 से 40% स्कूलों की हाजिरी कम हो जाती है, और उसकी रीज़न ये पानी बताई जाती है, क्योंकि बच्चे जब पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, तो उनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उसकी वजह से वो स्कूल आना बंद कर देते हैं या छुट्टियां करना शुरू कर देते हैं, और उनकी तालीम का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्ज होना शुरू हो जाता है। एक तरफ हम चाहते हैं अपने बच्चों को सेहत अच्छी दें, तालीम अच्छी दें, और दूसरी तरफ हम उनकी तालीम को खुद ख़राब करने के ऊपर तुले हुए हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि जब बच्चे छुट्टियां करते हैं, बीमार होते हैं, तो उसका लोड हॉस्पिटल के ऊपर भी पड़ता है, तो गवर्नमेंट को फिर वहां पे हॉस्पिटल लोड भी बेयर करना पड़ता है। अगर जैसे आपने भी पहले अपने जो शुरू में इंट्रो दिया उसमें आपने कहा कि तकरीबन 40 करोड़ रुपया लगेगा और तमाम स्कूल्स के पास फिल्ट्रेशन प्लांट लग जाएंगे, तो 40 करोड़ रुपए का तो लाहौर में जश्न बहारा हो रहा है। तो अगर क्या आप जश्न बहारा को रोक के आप ये नहीं कर सकते कि बच्चों को आप साफ पानी मुहैया कर दें? रज़ा साहब, तरजीहात की बात है ना, तरजीहात की बात है। माज़रत मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरा सवाल भी लीजिएगा और अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा कि खान साहब की बड़ी तवज्जो थी इस तरफ के बच्चों की मेंटल ग्रोथ, उनकी हेल्थ, और इस हवाले से कुछ हमने प्रोजेक्ट्स भी देखे, लेकिन जो रिपोर्ट हमारे सामने है ये बड़ी अलार्मिंग है। आपने जिसका कंपेयर किया जश्न बहारा के हवाले से, और आपने कहा कि वो 40 लाख अगर यहाँ इन्वेस्ट हो जाते तो ये तो हमारा मुस्तकबिल है, तबाह हो रहा है हमारा मुस्तकबिल। महक, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं और उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, जिससे कि वाज़ेह होता था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जो हेल्थ है, ग्रोथ है, हाइजीन है, सैनिटेशन है, उनके पानी जो उनको मुहैया करना है, ये इंपॉर्टेंट है और ये उनको होना चाहिए। इसमें देखें बहुत सारे काम बड़े आसानी से हो सकते हैं। मैं यहाँ पर बस एक और आपको रेफरेंस ये देना चाहता हूँ कि 2018 में यूनिसेफ ने और पंजाब गवर्नमेंट ने एक मुआहदा किया और उस मुआहदे का नाम वॉश रखा, WASH। वॉश से W से वाटर और S से सैनिटेशन, H से हाइजीन। और इस प्रोजेक्ट की इतनी सिंपलिसिटी थी कि इसमें एक्सपेंडिचर्स या पैसों का खर्च ना होने के बराबर था, और बच्चों को इसमें वॉश एम्बेसडर्स बनाया गया, बच्चों के वॉश क्लब्स बनाए गए, बच्चों को लिटिल इंजीनियर्स बनाया गया, लिटिल डॉक्टर बनाया गया। अब बच्चे ही बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि साफ पानी किसे कहते हैं, साफ पानी कैसे मेंटेन करना है, बॉयल पानी कैसे पीना है, हमने अपने आप को सैनिटेशन से कैसे अपने आप को सैनिटाइज रखना है, हाइजीन कैसे रखना है। तो ये इतना अच्छा एक प्रोसेस था जो पंजाब गवर्नमेंट के स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में हो रहा था, जिससे बच्चों को बड़ी अवेयरनेस मिल रही थी। बल्कि मैं यहाँ ये ऐड करूंगा कि बच्चों को अवेयरनेस नहीं मिल रही थी, पूरी फैमिलीज को अवेयरनेस मिल रही थी, पूरे इलाके को अवेयरनेस मिल रही थी। वो प्रोजेक्ट चंद महीने चला और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। तो अब वज़ीर-ए-आज़म साहब चाहते हैं कि ये काम अच्छे हों, जिन डिपार्टमेंट्स वही बातें, कैंपेन्स मौजूद हैं, पैसा लगाया जाता है कैंपेन्स के ऊपर, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? 70% स्कूल, जहां पर एक स्कूल में तकरीबन 4 से 5 लाख का ये खर्चा है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का, वो तक नहीं लगाया जा सका है। ग्राउंड पर रियलिटी तो ये देख रहे हैं हम। जी फराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये सिर्फ लाहौर का मसला नहीं है कि यहाँ पे 70% बच्चों के पास पानी नहीं है, पूरे पंजाब का मसला है। पूरे पंजाब में 48,000 गवर्नमेंट स्कूल है, 1 करोड़ बच्चा है जो ये गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाते हैं। ये इस वक्त 70 लाख बच्चों का मसला है। 70 लाख बच्चे बहुत बड़ी तादाद होती है और इसको इग्नोर किया जा रहा है। तो इसके ऊपर तवज्जो देना और ये अथॉरिटीज का काम है। देखें, एक और पंजाब में एक डिपार्टमेंट है, पंजाब फूड डिपार्टमेंट, फूड अथॉरिटी। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो इन चीज़ों को मेंटेन करती है, फूड को मेंटेन करती है, क्वालिटी को मेंटेन करती है, लेकिन उसकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है इस तरफ कि वो बच्चों के पानी को मेंटेन करने के लिए ये गवर्नमेंट स्कूल्स के चक्कर लगाए, गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाए, या दोनों डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट और पंजाब फूड अथॉरिटी मिलकर काम करें और बच्चों को बेहतर पानी मुहैया कर दें, बच्चे साफ पानी पी सकें, बच्चे सेफ रह सकें। क्योंकि रज़ा साहब, ये हमारा फ्यूचर है। कोई रिकमेंडेशंस गई, कोई बातचीत की गई, कुछ कहा गया, कुछ सामने रखा गया हुकूमत के? क्योंकि फिर वही बात है ना कि तवज्जो शायद हमने ही दिलानी है, बात शायद हमने ही करनी है, शायद कुछ असर हो जाए। महक, हमेशा यही होता है कि जब तवज्जो दिलाते हैं, ये मॉर्निंग शोज तो मैं समझता हूँ कि ये एकेडमिक शोज हैं, ये लोगों को एजुकेट करते हैं, और जब आप ये एजुकेट करते हैं लोगों को अवेयरनेस आती है तो गवर्नमेंट के कानों में बहुत सारी बातें जाती हैं और उसके ऊपर फिर अमल दरामद भी होता है।
अच्छा देखिए, मैं इसमें ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी आसानी से और फौरी तौर पे हो सकती हैं। सिर्फ गवर्नमेंट को उसके ऊपर तवज्जो करनी है, सिर्फ गवर्नमेंट को उसके ऊपर इनिशिएटिव लेना है और कोई एक स्टेप अप करने के बाद वो बच्चों को फैसिलिटीज़ देना शुरू कर देनी है। देखें, बहुत सारे हर इलाके का ना, हर MPA का, MNA का अपना बजट होता है जिसमें वो हर इलाके के अंदर वाटर प्लांट लगाता है। क्यों ना वो वाटर प्लांट स्कूल की बिल्डिंग के अंदर लगा दिया जाए, जिसको अंदर भी रास्ता दे दिया जाए और बाहर से भी लोग भी मुस्तफीद हो सकें और बच्चे भी वहाँ से साफ पानी पी सकें। इसी तरह बहुत सारे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो बिला वजह किए जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो ना भी किए जाएं तो हमारा गुजारा हो सकता है। स्प्रिंग फेस्टिवल लाहौर में हो रहा है, इससे पहले अगर आप देखें और बहुत सारे लाहौर के अंदर ऐसे फेस्टिवल्स किए गए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उन पर करोड़ों रुपया लगा दिया जाता है। अब हमें ये सोचना है कि बच्चों की सेहत ज़रूरी है, बच्चों की तालीम ज़रूरी है, बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, या ये फेस्टिवल्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रायोरिटीज हैं वो शायद गलत सेट हो चुकी हैं। एक तरफ स्प्रिंग फेस्टिवल जिसमें 30-30, 40-40 करोड़ का खर्चा लगा दिया जाता है और दूसरी तरफ जो स्कूल्स हैं, जो 30% सरकारी स्कूल हैं जहां पर पीने का पानी मौजूद है, हमारी इस रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर भी कई खिराती इदारे हैं, उन्होंने वहां पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, वो भी सरकारी तौर पर नहीं लगे हुए हैं। फराज, आपने बिल्कुल सही तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। देखें, ये कितना मुश्किल काम है। आप ये देखिए कि क्या कोई वजीर, क्या कोई सरकारी अफसर अपने बच्चे को ये कंटेमिनेटेड वाटर पिलाना पसंद करेगा? बैक्टीरियल वाटर पिलाना पसंद करेगा? वो एक घूंट नहीं पिलाना पसंद करेगा। लेकिन आम बच्चा, आम आवाम का बच्चा, गरीब का बच्चा, जी आपने ठीक फरमाया, लेकिन गरीब के बच्चे के लिए कोई उसूल नहीं है। यहाँ पे देखें, जो गरीब से गरीब आदमी है ना, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वाजे कर दूं कि वो भी टैक्स दे रहा है। ये गवर्नमेंट सिर्फ कहती है जी सिर्फ टैक्स दे रहे हैं, सिर्फ 30 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो तमाम लोग दे रहे हैं, और अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए तो 30% जो इनकम है हर किसी भी बंदे की, अगर वो 10,000 कमा रहा है तो 3,000 रुपया वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर गवर्नमेंट को पे कर रहा है, और गवर्नमेंट उनके बच्चों को साफ पानी भी मुहैया नहीं कर रही है। सही। अच्छा रज़ा साहब, अगर हम इसको थोड़ा पास्ट से कंपेयर करें, गुज़श्ता सालों में क्या आपने इतनी ही वर्स्ट कंडीशन देखी पंजाब के तालीमी इदारों की, या ये अब ज़्यादा अलार्मिंग हो गई है? देखें महक, बड़ी आपने सही जगह सही बात की है। ये अलार्मिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। रोज़ बरोज़ हम अपने आप को एजुकेट करते जा रहे हैं, वालिदैन एजुकेट होते जा रहे हैं, हमारे पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, और जब नॉलेज इन्फॉर्मेशन बढ़ जाए, हम एजुकेट हो जाएं, तो हम वो जो कोई गलत काम है, कोई बीमारी है, कोई और ऐसी चीज़ है जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, हम समझ जाते हैं कि हमने ये नहीं करना। जो गवर्नमेंट्स पहले आती रही, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर तवज्जो नहीं दी तो उन्होंने गलती की। और अब की जो गवर्नमेंट है, ये एक नई गवर्नमेंट थी, ये एक इमरान खान साहब का नारा था कि हम अपनी जो नया पाकिस्तान डेवलप करेंगे, पढ़ा लिखा पाकिस्तान डेवलप करेंगे, सेहतमंद पाकिस्तान डेवलप करेंगे। आप सेहत कार्ड हर एक को दे रहे हैं, जो 1 मिलियन से ज़्यादा आप उसमें स्पेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन जो पानी, जो बेसिक नेसेसिटी है, इतनी ज़रूरी चीज़ है कि हम एक दिन अगर पानी ना पिएं तो हमारे लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है, हमारे बच्चों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है, हमारे बच्चे बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक और डाटा यूनिसेफ का शेयर करूँ कि 53,000 बच्चे हैं जो हर साल पानी की कमी की वजह से, सैनिटेशन के निज़ाम की वजह से वफात पा जाते हैं, मर जाते हैं। और ये पूरा ये यूनिसेफ का 2018 का डाटा है। अगर आज देखें तो ये कुछ ज़्यादा ही होगा। आपने ये देखा कि कोविड का जो टाइम गुजरा, उसमें हमने कितने अच्छे SOPs के ऊपर अमल दरामद किया, गवर्नमेंट कितनी सीरियस थी SOPs के ऊपर, बाकी जितनी आवाम थी वो भी बहुत सीरियस थी। क्या पानी, बच्चों का साफ पानी देना और कोविड, ये क्या दोनों कंपैरिजन नहीं हम इनका किया जा सकता? क्या पानी जो है वो कोविड से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा हमें? ये गंदा पानी हमारे बच्चों की सेहत को, उनके फ्यूचर को, उनकी आप कह लीजिए कि हाइजीन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ये देखें, ये प्रायोरिटीज़ की जो बात आपने फराज साहब ने पहले की है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बिल्कुल ठीक बात की है। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को इस मैटर को सीरियस लेना पड़ेगा। ये सीरियस मैटर नहीं है, ये लोगों की नज़र में नहीं है। आज आपने और रज़ा साहब, अगर हम ये कहना कि ये एक लोगों की नज़र में आ गया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगेन इतनी तवज्जो नहीं है, लेकिन जिनके बच्चे बीमार होते हैं, जिन वालिदैन को ये चीज़ फराज भुगतनी पड़ती है, ये वही वालिदैन जानते हैं, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है और पाकिस्तान तभी रोशन होगा और पढ़ा लिखा होगा जब हमारे बच्चे महफूज होंगे। तो उनकी सेहत पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जनाब। एक दफ़ा फिर कुछ सियासी मामलात की हम बात कर लेते हैं। मुल्क में सियासी मामलात इस वक्त अरूज पर हैं। वफाकी वज़ीर मोहन सलाही ने ट्वीट में ये कहा है कि परवेज़ खटक से रब्ता रहता है और हर दूसरे दिन बात होती रहती है, और इस बयान की वजाहत पर परवेज़ खटक साहब खुद जो है वो इस बात की वजाहत करेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास साहब बताइएगा, क्या राब्ते रहते हैं? ये जो दावा किया गया है कि दोनों में अक्सर राब्ते रहते हैं, बात होती रहती है। जी बिल्कुल राब्ते रहते हैं, क्योंकि हुकूमती इत्तेहादी है मुस्लिम लीग काफ, और जो मोहन सलाही वजीर आजम के साथ काफी उनकी क्लोज रिलेशनशिप भी है। ये तो अभी मामला अदालत का है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मीटिंग अपोजिशन के साथ वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज की वजाहत की अपने ट्वीट में, जो खबर दी थी कि वजीर आला के लिए इनकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि रोज उनसे बात होती है परवेज खटक साहब से, और राब्ता भी रहता है, हर दूसरे दिन मैं उनसे बात करता हूँ। इस बयान की जो वजाहत है वो परवेज खटक साहब खुद देंगे। ये मोहन सलाही की तरफ से बड़ा शॉर्ट सा ट्वीट किया गया है। ठीक, और प्लीज़ जैसे आप बता भी रहे थे, और अगेन वही कि ये एक बड़ी अलार्मिंग भी चीज़ है। अच्छा अब्बास, हमने देखा कि कल एक जो तहलका खेज इंटरव्यू था उस पर भी बड़े सवालात उठ रहे थे, और आज ये ट्वीट आ जाना, क्या आपको इसमें एक कनेक्शन लगता है? देखें, कल जो परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू था वो एक वाज़ेह मैसेज था हुकूमत के हवाले से कि अब वो चीज़ें, वो ताल्लुकात हमारे नहीं रहे। उस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें बड़ा क्लियर मैसेज था कि अब हमारे और आपके रास्ते जुदा जुदा हैं। लेकिन चूंकि सियासत के अंदर हमेशा बातचीत का सिलसिला जारी रहता है, तो उस इंटरव्यू के ऊपर ये हुकूमत की तरफ से ये आया है डिनाइल परवेज इलाही साहब के वज़ीर बनने के हवाले से। लेकिन मोहन सलाही ने उसको दोबारा से इस बयान की वजाहत की है कि परवेज खटक साहब से और उनका राब्ता रहता है। मोहन सलाही खुद बहुत एक्टिव वजीर है, उनका भी प्राइम मिनिस्टर से भी राब्ता रहता है, तमाम वज़रा से भी राब्ता रहता है। लेकिन इस बयान की वजाहत जो कि परवेज खटक के साथ मंसूब करके हमने दिया है, इस बयान की वजाहत से परवेज खटक साहब खुद करेंगे, इस बयान की वजाहत परवेज खटक साहब। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर वक्त देने के लिए। और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, ये पीडीएम का कॉल, और ये पहले से पीडीएम की कॉल दी हुई थी 23 मार्च वाली। मैंने रात को सुना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है, वो हेड है पीडीएम के, कि 25 मार्च को पहुंचे। जब अवामी मार्च कराची इस्लामाबाद पहुंचा था तो पीडीएम की जमातों ने उसमें शिरकत की थी, तो वो लीडरशिप फैसला करेगी उसमें किस तरीके से शिरकत करनी है। अच्छा मुराद अली शाह साहब, ये बता दें कि एस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान को लेके आई 3.5 साल तक उसको चलाया, ऐसी कौन सी शराइत हैं जिस पर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है? मैं तो नहीं कह रहा, आप कह रहे कि मैं तो समझा था कि इमरान खान इलेक्टेड है, आपने कहा वो सिलेक्टेड है। एस्टेब्लिशमेंट उसने उसको चलाया, हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे। तो वो कल चौधरी परवेज इलाही साहब का भी आ गया, एक बड़ा इंटरव्यू मैंने सुना है। तो सारा वक्त काम किसी और से कराते रहे, खुद कुछ सीखे नहीं, और जब काम करने का वक्त आया तो वो रेड की दीवार की तरह वो गिर गए, और ऐसे ही हुआ है। एक सिर्फ मैं, जो भी आते हैं इंशाल्लाह ताला, अगली हुकूमत जो आ रही है हफ्ते 10 दिन के अंदर, एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो ऐवान सदर में, वज़ीर आज़म हाउस में, गवर्नर हाउसेज़ में और चीफ मिनिस्टर हाउसेज़ में यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, उनको बंद ना करें, इसलिए कि वो सारे तालिब इल्म अब आखिरी साल में अपने, तो उनको पास हो जाने दें। तो ये सारी जो इन्होंने बातें की थी, अब तो सुन सुन के मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों, और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि ये जो तरीके अदम एतमाद है, हम इसकी काफ़ी दिन से बात कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से भी कहा था कि ये तरीका है, और ये तरीके अदम एतमाद में जो सारे लोग साथ दे रहे हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अवामी मार्च में लोगों की पार्टिसिपेशन, कराची से लेके साहिल समंदर से लेके गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ों तक, यहाँ ईरान के बॉर्डर से लेके इंडिया के बॉर्डर तक, सब लोग जो यक आवाज़ में उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहा है कि हमें इस नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाएं। उसकी वजह से वो हर आदमी, वो हर एमएनए जो आवाम के वोट लेके इलेक्ट होना चाहता है, उस पर यह प्रेशर पड़ा है कि जी मैंने इसकी हिमायत करनी है। दुनिया को भी पैगाम दे रहे हैं कि ना वो अमेरिका के खिलाफ है, ना वो भारत के खिलाफ है, ना वो यूके
के खिलाफ है। आप क्या समझते हैं कि अब जो है गेम ओवर हो चुकी है, वो जितने मर्जी बयान आते हैं? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो किसी के खिलाफ नहीं, वो सिर्फ इस मुल्क की आवाम के खिलाफ है। इस मुल्क की आवाम को उन्होंने तकलीफ देनी थी, किसके एजेंडा पे देनी थी, मैं बहुत लंबी बात हो जाएगी। इनकी हिस्ट्री जब से ये 92-93 से सियासत में है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें किसके लीडरशिप फैसला करेगी कि पीडीएम मार्च में शिरकत करनी है या नहीं करनी है। तहरीक अदम एतमाद की हिमायत के लिए अवाम का दबाव है। इस वक्त मुराद अली शाह इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की दुनिया का रुख करेंगे। कराची टेस्ट में किसकी होगी फतह, फैसला आज हो जाएगा, कुछ इंतजार करना पड़ेगा। मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। जीत के लिए पाकिस्तान को 314 रन और ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटें दरकार है। बिल्कुल, अब हमारे नुमाइंदे हुज़ैफा खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हुज़ैफा बताइएगा, चौथा दिन बाबर आजम अब्दुल्ला शफीक छाए रहे, आज क्या होने वाला है? आज के हवाले से ज़रा फिगर्स बता दीजिएगा कि पाकिस्तान के हक में कितने जा रहे हैं फिगर्स और ऑस्ट्रेलिया के हक में कितने जा रहे हैं फिगर्स। मॉर्निंग फराज और महक आपको, और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये जो सुबह है वो पाकिस्तान के फैंस के लिए भी अच्छी गुजरे और एक उम्मीदें और एक नज़र लग गई है तमाम तर फैंस की पूरे पाकिस्तान की इस नेशनल स्टेडियम कराची पे, क्योंकि जिस तरह आपने बात की कि चौथे दिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक चांस दिलाया कि पाकिस्तान इस मैच में वापस आ सकता है। 90 ओवर का खेल आज होना है क्योंकि कराची है, यहाँ पर धूप रहती है और कट ऑफ ओवर नहीं होते, तो 90 ओवर का मुकम्मल खेल होगा। तकरीबन 300 रन पाकिस्तान को चाहिए और 8 विकेटें बाकी हैं, तो पाकिस्तान के पास कहीं ना कहीं चांस तो मौजूद है मैच और सिर्फ 300 रन करने। लेकिन आपको ये ना भूलें कि 5वें दिन की विकेट है, इसके अंदर कई पैचेस हैं, रिवर्स स्विंग भी होता है, जैसे हमने तीसरे दिन देखा कि गेंद बहुत ज़्यादा रिवर्स हुई थी, एक ही सेशन में पाकिस्तान के 6 आउट हो गए। और साथ साथ आप खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने जो टॉप साइड है टेस्ट की और उनके पास बेहतरीन बॉलर मौजूद हैं, तो पाकिस्तान का टेस्ट तो यकीनी तौर पे होगा। लेकिन पाकिस्तान को सेशन बाय सेशन इस गेम के अंदर जाना पड़ेगा, एक एक सेशन में 100-125 रन बनाने होंगे। अगर पैनिक करेंगे तो 8 विकेटें कुछ भी नहीं, ये बड़ा दिन है। और अब जैसा मैंने आपको बताया कि विकेट पर पैचेस मौजूद हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर जिन्होंने कल भी पाकिस्तान को बहुत तंग किया, स्वेप्सन और नेथन लॉयन ने, वो आज भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तंग तो करेंगे। और ये पहला घंटा जो है वो टेस्ट का जो अभी 10 बजे शुरू हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास वो नई गेंद है जिससे कल सिर्फ 2 ओवर हुए थे, तो आज नई गेंद से ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रहा है, जो स्विंग भी कर रहा है और सीम भी कर रहा है। लास्ट डे भी हमने देखा कि बाबर आजम को कुछ बहुत अच्छी यॉर्कर पड़ी, तो पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को सी ऑफ करना पड़ेगा। और लंच के बाद जो स्पिनर्स आएंगे ऑस्ट्रेलिया के, अगर उनको हम सर्वाइव करने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के पास ये चांस है। सवाल यही है कि जो पहले हमने रिवर्स स्विंग देखी उसके आगे पाकिस्तानी बैट्समैन नहीं टिक पाए थे, क्या उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उसी पर फोकस नजर आएगा जो ऑस्ट्रेलिया का, उसको काम में लाया जा सकेगा उनकी जानिब से? देखिए, रिवर्स स्विंग का जहाँ तक ताल्लुक है वो पिच पे डिपेंड करता है, क्योंकि कल दिन जो था वो ऑस्ट्रेलिया को पूरे दिन कोशिश करता रहा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन रिवर्स स्विंग नहीं कर पाया अपने स्पिनर्स को आजमाया। अगर आज रिवर्स स्विंग होती है तो ऑस्ट्रेलिया के पास बड़ा चांस है, क्योंकि उनके पास पैट कमिंस, स्टार, कैमरन ग्रीन, ये वो बॉलर हैं जो तेज़ भी करते हो, रिवर्स स्विंग में माहिर है। आपने देखा होगा तीसरे दिन एक सेशन में पाकिस्तान की तकरीबन 6 खिलाड़ी उन्होंने आउट कर दिए, तो पाकिस्तान को जल्द अज जल्द रन भी बनाते रहने होंगे और सर्वाइव भी करना होगा। एक अच्छी खबर आपको देता चलूँ कि आज 5वां दिन है और बहुत बड़ी तादाद में स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को मदऊ किया गया है, जो बसें भरकर यहाँ पे आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को इससे भी बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। चारों दिन फैंस बड़ी तादाद में है, जिससे जब कोई चौका पड़ता, छक्का पड़ता या कोई 50 या 100 होती तो फैंस बहुत चीयर करते, जो मिस कर रहा था पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या यूएई में हम खेलते थे, तो ये बैकिंग हम मिस करते थे। आज आप हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल हमें दे रहे थे। अदील एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हुज़ैफा कहते हैं कि क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी शायद मॉर्निंग हो जाए ये, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो इंतज़ार था वो यकीनन कुछ देर बाद भी ख़त्म हो जाएगा और फैसला कुन घड़ी भी आ जाएगी, पता चल जाएगा जी कौन आर कर रहा है, कौन पार कर रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को? अच्छा देखिए जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन एयर। इस वक्त देखिए एक डिलीवरी इस वक्त मेरे सामने दूसरी स्क्रीन पे जो है ना वो मैच चल रहा है, और एक डिलीवरी पे जो है ना वो हमारी जरा दिल की धड़कनें तेज हुई हुई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो पहला घंटा होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना है। बाबर आजम स्पेशली हैज अ हिस्ट्री कि वो जब नए दिन के खेल का आगाज होता है तो बहुत जल्दी अपनी विकेट को लूज कर जाते हैं। अभी एक रहा है उनका, बिकॉज कल तक जो हुआ सो हुआ, वो अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। आज सुबह यू स्टार्ट विद द क्लीन स्लेट, पहले आधे घंटे का 35 मिनट का खेल हो चुका है, अब तक पाकिस्तान ने कोई विकेट लूज नहीं किया है। एंड आई एम प्रीटी श्योर जैसे ही ये पहला घंटा गुजर जाएगा, द प्रेशर इज गोइंग टू बी ऑन ऑस्ट्रेलिया नाउ, बिकॉज विकेट अभी तक कुछ ऐसा खास बिहेव नहीं कर रही है कि जो कि पाकिस्तान को बहुत परेशान कर सकता हो।
अच्छा अदील, जैसा कि पहले हुज़ैफा से बात हो रही थी, कल भी काफ़ी ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कोशिश की गई रिवर्स स्विंग के हवाले से, लेकिन उसमें कामयाबी नज़र नहीं आई और उसका फ़ायदा उठाया पूरी तरह से पाकिस्तान ने। बाबर और अब्दुल्ला शफीक ने जो है 171 की पार्टनरशिप बनाई। आज जो विकेट के ऊपर पैचेस मौजूद हैं, ज़रा इसको डिफाइन कीजिएगा, ये पैचेस जो होते हैं ये किस हद तक नुकसानदेह या फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं बैटिंग लाइन के लिए? जी हाँ बिल्कुल, मैं सुबह माइक हेजमन को सुन रहा था कमेंट्री करते हुए और वो उन्होंने सुबह विकेट का जायजा लिया था और उन्होंने कहा था कि इस विकेट पे एक क्रैक इस वक्त इतना बड़ा हो चुका है कि ही कैन एक्चुअली इंसर्ट हिज थंब इनसाइड इट। वो अपने अंगूठे को जो है वो उस क्रैक में जो है वो डाल सकते हैं। दैट एक्चुअली टेल्स यू कि देखिए ये बात देखिए कि हमें भी अंदाजा है, हम कराची में रहते हैं, कराची में पिछले 3-4 दिन से पिछले एक हफ्ते से काफी गर्मी पड़ रही है। विकेट बुरी तरह बेक हुई हुई है ये, और जाहिर है जब वो बेक होती है इट गेट्स ड्राई और ड्राई होके वो खुलनी शुरू हो जाती है। सो आप जैसा भी रोलर खेल लें, लेकिन वो एक नेचुरल प्रोसेस है। 5वें दिन की विकेट इसलिए बड़ी मुश्किल मानी जाती है खेलने के लिए। सो अब ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स आएंगे, इवन दो चौथी इनिंग में ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन असल इस इन क्रैक्स को स्पिनर्स कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, दैट इज गोइंग टू डिटरमिन द रिजल्ट ऑफ दिस गेम। अच्छा अदील, ये बताएगा कि बाबर का एज कैप्टन पहली डेब्यू सेंचुरी, इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए बाबर आजम वाज I'm sorry, प्लीज आपकी आवाज कट गई थी, कैन यू कम अगेन प्लीज? जी बाबर, मैं पूछना चाह रहा हूं कि बाबर का एज टेस्ट कैप्टन पहली उनकी जो है डेब्यू सेंचुरी देखी हमने, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत मोरल बूस्टिंग बाबर की ये सेंचुरी थी। देखिए एक तो ये कि वो टेस्ट कैप्टन के ऐसे तो पहली सेंचुरी देखा, बाबर ने पिछले 25 महीनों से सेंचुरी नहीं बनाई। दुनिया के 3 बड़े बैट्समैन विराट कोहली कह जाते हैं, स्टीव स्मिथ और बाबर आजम हैवंट बीन एबल टू स्कोर सेंचुरीज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट बाबर का वो जो कुफर है वो खुदा करके टूट गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे बाबर ने ये सेंचुरी बनाई है। अब ये भी थोड़ी देर पहले स्वेप्सन पर उन्होंने 2 बड़ी खूबसूरत बाउंड्रीज भी मारी हैं। ही इज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। और कल सेंचुरी स्कोर करने के बाद बाबर ने जब ये इशारा किया था कि मैं हूं ना, अगर आज बाबर ये मैच बचाने में कामयाब हो जाते हैं थ्रू हिज इनिंग्स, थ्रू हिज बैटिंग, आई थिंक इनके करियर का ये एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा। ठीक है। अच्छा, असद शफीक के हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बिल्कुल एक पिंडी में उन्होंने सेंचुरी बना दी है और अब वो सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस को जरा बताइए, वो कैसे देख रहे हैं आप? आई एम श्योर हम यहाँ अब्दुल्ला शफीक की बात करें। असद शफीक तो जी अब्दुल्ला शफीक जी अब्दुल्ला शफीक देखिए जी, 4था टेस्ट मैच खेल रहे हैं अपना, लेकिन जस्ट आई मीन मैं भी जब इस मैच से पहले अपनी टीम बनाने की बात कर रहा था तो आई वाज़न्ट रियली पुटिंग अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद को मैं टीम में रख रहा था कि जी शान मसूद से ओपनिंग करवानी चाहिए, बट अब्दुल्ला इज प्रूविंग एवरीवन रॉन्ग, स्पेशली सेकंड इनिंग में। अजहर अली के आउट होने के बाद उन्होंने जो चेंज किया है अपनी इनिंग के स्टाइल को, बहुत डिफेंसिव खेल रहे थे शुरू में, बट अभी मैं उनकी बैटिंग को खास तौर से बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। द वे उनकी जो हेड मूवमेंट है, जिस तरह स्ट्रेट बैट लाके खेल रहे हैं, अब्दुल्ला जिस कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर रहे हैं, इन्होंने ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेल रही है। सो व्हाट अ गुड साइन दिस इज फॉर पाकिस्तान की दुनिया की टॉप बॉलिंग अटैक के खिलाफ, दुनिया की टॉप टीम के खिलाफ आपका एक नौजवान प्लेयर किस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा है, वेरी वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान इन फ्यूचर। ठीक। और अदील, आपने पूरे इस टेस्ट सीरीज में आपने हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा देखा? क्योंकि ज़ाहिर हम ये कहते हैं कि PSL खेल के आए तो शायद थोड़ा सा उसका असर भी नज़र आए, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है इस हवाले से? देखिए स्लोली एंड ग्रेजुअली द प्लेयर्स आर सेटलिंग डाउन नाउ, इसमें कोई शक नहीं है। गियर आपको चेंज करना पड़ता है, बट दैट इज व्हाट इज द डिमांड ऑफ द मॉडर्न क्रिकेट। मॉडर्न क्रिकेट की यही डिमांड है, आपको अपने गियर्स चेंज करने पड़ेंगे। मेरा ये ख्याल है कि इस पूरी सीरीज में सिर्फ एक पॉइंट ऐसा आया जो पाकिस्तान ने पहली इनिंग खेली है, वहां पे आके आई थिंक वो थोड़ा सा पाकिस्तान लॉस्ट देयर कंसंट्रेशन। ऑस्ट्रेलियंस they just bulldozed Pakistan at that point. उसके अलावा अगर आप ओवरऑल बात करें खासतौर से पाकिस्तानी बैटिंग की, I would call it pretty satisfactory, but let's see आज का दिन डिटरमिन करेगा, because आज अगर पाकिस्तान मैच बचाने में कामयाब हो गया then we'll start as favorites in the final test in Gaddafi Stadium लाहौर। सही है अदील, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए वक्त, और बस देखते हैं फतह किसकी होती है। बेहद तो दिल करे पाकिस्तान जीत जाए। अभी बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, शेख रशीद साहब इस मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रावलपिंडी की तारीख आपको पता है, हम दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवारों तक निभाते हैं और पूरी प्रोटेक्शन देंगे 25 की भी और 27 के जलसे की भी। किसी को उलझने और लड़ने की जरूरत नहीं है। 27 को इतवार है, सो कोई वोटिंग नहीं हो रही। स्पीकर साहब से अभी मैं जाके पूछूंगा कि वो 28, 29, 30 में से किस दिन का इंतखाब कर रहे हैं वोटिंग के लिए, क्योंकि 8 को ये दाखिल हुई तहरीक और 8 का दिन एज पर रूल एंड प्रोसीजर वो गिना नहीं जाता।
8 के साथ 14 लगा लें, 100, 29, 30 इसकी तारीख है जिस दिन स्पीकर फैसला करेंगे। तमाम लोगों को प्रोटेक्शन दी जाएगी। 20 तारीख से इस्लामाबाद जो है रेंजर्स, पुलिस और एफसी को खसूसी इख्तियारात दे रहा हूं। 20 से लेके 2 तारीख तक, 2 को रोजा है, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारा जाती किसी से मसला नहीं। ये नहीं हो सकता कि 260-70 फैमिलीज रह रही हों पार्लियामेंट लॉजेस में और MNAs में, और वहां आप अपनी मलेशिया ले आए। मुझे सबसे ज्यादा हैरत मौलाना फजलुर रहमान पे हो रही है। वो तो बिखरे पड़े हैं, वैशी जट पड़ने पड़े हैं। भाई आप आलम दीन है, आप क्या बातें कर रहे हैं? लाठियां और तेल में भिगोई हुई लाठियां, और आपके भी सारे मदरसे पंजाब में ही हैं। और इसके असरात क्या होंगे? क्या इस मुल्क को आप अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं? मैं खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहना चाहता हूं कि ये सारे भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। इन सब लोगों की पुरानी तारीख ये है कि ये मिलकर खेलते हैं। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की पुरानी रवायत है कि ये हाथ आसमान पे भी रखते हैं और पांव जमीन पे भी रखते हैं। आप भी पहले इसी तरह सियासत करते थे, पहली दफा आप बिखर गए हैं और आप मौला जट का किरदार अदा कर रहे हैं। बड़ा अफसोस है। आप, एहतराम है आपका, आप काबिल दीन के एक रहनुमा हैं, लेकिन जो जुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस मुल्क में खाना जंगी और अनारकी हुई तो फिर इसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। इमरान खान जीते या हारे, फायदा इमरान खान का ही होगा। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूं, इमरान खान जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन अगर रिजल्ट कोई और हो जाता है तो इमरान खान की 3 हफ्ते में मकबूलियत में इजाफा हुआ है। मैं झूठा आदमी नहीं हूं। ये बातें सारी जो मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं, ये आटा, चीनी और दाल और घी के भाव सारी कौम मेरा मजाक उड़ाती थी जब मैं कैबिनेट में पेश करता था। आज लाल हवेली में मुझसे कोई डिस्कस नहीं कर रहा कि आटा इतना महंगा है या चीनी इतनी महंगी है या पेट्रोल, ये सूरत हाल है। 3 महीने से आपकी सुई फंसी हुई है। मैं 3 महीने पहले कहता था आप 23 मार्च को नहीं आएंगे, आप 25 को आएंगे। पूरा हमारी इंतजामिया से आपकी सेकंड लीडरशिप बात करे, रास्तों का तयन करे, आपको सेफ पैकेज देंगे, महफूज रास्तों से आपको लाएंगे, और इसी तरह 27 के जलसों को भी पूरी प्रोटेक्शन देंगे। और अगर आपने भी जलसा करना है तो आपकी लीडरशिप DC इस्लामाबाद से मीटिंग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यहाँ एक धरना दिया था, जलसा किया था, लेकिन किसी शख्स को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लोगों की जान और माल की प्रोटेक्शन करना ये वजारत दाखिला का काम है, और ये हम काम करके दिखाएंगे, चाहे इसका नतीजा कुछ ही क्यों ना निकले। और अगर कोई ये समझता है कि वो कानून को हाथ लेकर वो अमन व अमान के मसले पैदा करके, दहशतगर्दी की फजा करके, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल थ्रेट्स हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, अमन व अमान के मामलात हैं। ये देखना सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, अपोजिशन का भी काम है। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, आखिरी बात ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये ना हो कि अदम एतमाद जो है कहीं मुल्की अदम इस्तेकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए, जमहूरी अदम इस्तेकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए, और उसकी सजा आपको मिलेगी। आप चौकों में अजाने देंगे, 10 साल तक आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहने के लिए आया है, और पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की रेंजर्स, पाकिस्तान की FC पूरी सलाहियत रखती है अल्लाह के हुक्म से
अभी हमने 1,000 आदमी तलब किया है 20 तारीख से लेकर 2 तारीख तक। अगर ज़रूरत पेश आई तो 1,000 का और इजाफा कर दें। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी, ना हम आपको छेड़ेंगे ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। शॉर्ट सवाल। ऑफ कोर्स हमें बिल्कुल नॉर्मल, मैंने कहा वो अपना रास्ता हमसे तय करें, पूरी प्रोटेक्शन करेंगे। पीटीआई 27 को डी चौक में जलसा कर रही है, उनके रास्ते भी तय करेंगे उनसे। सर रात को परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू है, क्या समझते हैं कि हुकूमत से फासले दूर हो रहे हैं? मैं इस मसले पे परवेज खटक साहब और असद उमर उनसे डील कर रहे हैं। मैं किसी मज़ाकराती इत्तेहादियों से मुझे उम्मीद है, मैं MQM को बचपन से जानता हूं, जिस वक्त वो महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। इन पार्टियों से असद उमर और लियाकत खटक बातचीत कर रहे हैं। मेरा ना किसी से राब्ता है, ना किसी से बात कर रहा हूं। इनसे कहूंगा ज़रूर कि इमरान खान के साथ खड़े हों, और 25 तारीख से सियासत खुलकर सामने आ जाएगी। 25 तारीख तक इत्तेहादियों का भी पता लग जाएगा कि वो किधर हैं, और 25 तारीख के बाद इंशाअल्लाह इमरान खान का मजबूत, सुनहरा और मकबूलियत का दौर शुरू होगा। और मैं हल्फन ये बात कहने के लिए तैयार हूँ कि पिछले 3 हफ्तों में इमरान खान ज्यादा मकबूल हुआ है अवाम में। सर, ये 10 साल की जो बात करें, वो मैंने कर दी। उसका अक्लमंदों का मैं मुखातिब हूँ, मैं बेवकूफ़ों का लीडर नहीं हूँ। बस जो मैं कहना था वो कह दिया, मैं बेवकूफ़ों से मुखातिब नहीं होता। सर, अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद सिलाई ने सराय की खबर का वादा उन्होंने दिया कि परवेज खटक जो है हमें काफ लीग को खासकर पंजाब में की बात कर रहे हैं कि नहीं। मुझे नहीं पता, तो ये दूसरी मर्ज़ा मुझे नहीं पता। मैंने एक बात जर्नल की थी, वो बुरा मना गए। कम से कम मैं इलेक्शन तक किसी को मेरी वजह से कोई नाराज ना हो, उसके बाद मैं देखूंगा क्या कहा जाए। जी, सारा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इलेक्शन के नतीजे पे भी आपको पता लग जाएगा और उसके बाद भी पता लग जाएगा। मैं सियासी बसीरत में इमरान खान को जीतता हुआ देखा। अल्लाह मेरी बात का वजन रखे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो हमने आपको दिखाई है वो ये कह रहे हैं कि 20 तारीख से रेंजर्स FC को खुसूसी इख्तियार दे दिए जाएंगे। बिल्कुल, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और एक बहुत ही अहम मसला जिसको हम डिस्कस करेंगे। वालिदैन की ये अक्सर शिकायत रहती है कि उनके बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, बल्कि खेल कूद की तरफ उनका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, मौज मस्ती करते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। ऐसे में पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं इनसे हटाकर, इनको महदूद करके पूरी तवज्जो पढ़ाई की तरफ मबजूल कराने की कोशिशें करते हैं। ऐसे में सख्तियां भी की जाती हैं, उन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। इस ज़बरदस्ती की वजह से हम ये देखते हैं कि अक्सर बच्चे किताबें लेकर बैठ तो जाते हैं, लेकिन उनका जहन पढ़ाई की तरफ मरकूज नहीं हो पाता है। ऐसे में वो किस क्वालिटी की स्टडी करते हैं, और इस तमाम तर सिचुएशन की वजह से बच्चों की जो जिस्मानी सेहत है, उनकी जो जहनी सेहत है, उस पर भी बड़े गहरे असरात पड़ते हैं। एग्जैक्टली। और फिर वही बात है ना जो हमने प्रोग्राम के आगाज में की थी कि भारी भरकम बच्चों के बस्ते, मतलब आप ये देखें कि अगर मैं भारी भरकम बच्चों के बस्ते या भारी भरकम बस्ते बच्चों के स्कूल वाले सारे भारी भरकम बच्चे नहीं होते शायद। तो मैं अगर एक बैग लेके जाऊँ ना तो मेरा कंधा फौरन से मेरा शोल्डर दुखने लग जाता है। ये तो बच्चे हैं भाई। तो इसी हवाले से आज हमने बात करने के लिए मदू किया है हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर ताहा साबरी से। ताहा मौजूद है हमारे साथ स्टूडियोज में। ताहा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छा, वैसे ताहा ये हकीकत है कि ये जो भारी बस्ते बच्चों के कांधों पर लाद दिए जाते हैं उनका काफ़ी नुकसान होता है। यानी एक तो ये कि उनके शोल्डर बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, दूसरा दिमाग भी कहते हैं कितने भारी बस्ते हैं, क्या कर रहे हैं यार। ये कमेंट लेना चाहूँगी मैं आपका। इस तरह ये आपने बात की कि ये जो एक तरह से प्रेशर होता है, तो एक तरह से जो किताबों का प्रेशर है तो वो एक तरह से दिखाता है कि जो उनके जहन में भी जो प्रेशर हम डाल रहे हैं। क्योंकि मसला ये कि हमारे अभी इस दौर में सबसे बड़ा मसला है कि एक सवाल ये कि कामयाबी क्या होती है। अब कामयाब हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे कामयाब इंसान बने, लेकिन अब सवाल ये है कि सिर्फ उनको पढ़ाई की तरफ बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, लेकिन सिर्फ उस तरफ फोकस करना और उनके पूरे किरदार को उसके हिसाब से जज करना, उससे क्या वो कामयाब शख्सियत इख्तियार कर रहे हैं, सवाल ये है। तो और हमने देखा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि जिस तरह एक हमारी होती है IQ
जिसको कहते हैं हमारी जहानत। उसी तरह उसी तरह हमारी होती है कि हमारे जज्बात और ताल्लुकात में ज़हीन होना, उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हमने देखा जो लोग कामयाब होते हैं, सही है, दिमागी तौर पर ज़हीन होना ज़रूरी है, लेकिन जो लोग अपने जज्बात पे काबू नहीं कर पाते, ताल्लुकात को निभा नहीं पाते, तो फिर चाहे वो जितना भी ज़हीन हो वो फिर कामयाब नहीं हो पाते। तो बैलेंस और तवाज़ुन लाना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में गुड ग्रेड्स आर आई गेस कंसीडर्ड एज इंटेलिजेंस, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। बहुत बड़ा मसला है, बिकॉज जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम है वो सिर्फ एक तरह की जहानत को मेजर कर रहा है, जो हमारी है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल। लेकिन जो बाकी जहानत है, मसलन के ताल्लुकात किस तरह, कोई लोग होते हैं जो ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, जिनको बात करने के तरीके आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को समझ पाते हैं, तो वो जो जहानत होती है वो इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी होती है कामयाब होने के और आज के दौर में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारी सोसाइटी, आपको अगर सर्वाइव करना तो ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा ना कि कुछ वालिदैन होते हैं जो बच्चों पे तालीम का इतना बर्डन डाल देते हैं। जैसे मैंने अपनी फैमिली में ये एक्सपीरियंस किया है, बच्चा स्कूल गया, स्कूल से पढ़ के आया, ओके अब उसको ट्यूशन भेज दो, ट्यूशन से पढ़ के आया 8-9 बजे, अम्मा ने कहा कि लाओ भाई तुमने सारा दिन क्या किया स्कूल में, तुमने ट्यूशन में क्या किया, किताबें खोल के मुझे फेडअप हो जाता है, वो मेंटली मारने की मशीन बन जाता है एक बच्चा। उसका इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको खींच के लेके आ रहे हैं, वो चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर वो क्या करता है, झूठ बोलता है, फिर वो क्या करता है, डिप्रेशन में आ जाता है। और ये बहुत बड़ा मसला है। इनफैक्ट हमारे जिस तरह हमारी सर्विस है उस पर हमें बहुत सारे बच्चे रब्ता करते हैं 15, 16, 17 साल के। क्या कहते हैं और यही कहते हैं कि जो ख़ानदान की तरफ से जो प्रेशर है सुनते नहीं है, समझते नहीं है, बस सिर्फ एक है कि बस, क्योंकि ऑफकोर्स माँ बाप बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, अच्छा वो तो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा उनको समझ नहीं आती है वालिदैन को कि सही पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से बच्चे को जज करना, उससे उसकी इज़्ज़त नफ्स और ख़ुद एतमादी मुतासिर होती है, और जब ये मुतासिर होती है तो फिर वो एक कामयाब किरदार अदा नहीं कर पाते ज़िंदगी किसी भी पहलू में। तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा ताहा साहब, आपको नहीं लगता कि मौजूदा जो मॉडर्न डेज़ के मुताबिक स्कूल सिस्टम जो है हमारा, उसको पूरी तरह से तब्दील करने की ज़रूरत है? क्योंकि आज भी हम उसी स्कूल सिस्टम में चलते आ रहे हैं जिसमें शायद हमने या हमारे जो बड़े उन्होंने पढ़ा था। कि हमारे स्कूल फैक्ट्री हैं, जिस तरह गाड़ी बनाते हैं ना, उसी तरह जो ये स्कूलिंग सिस्टम जब इजाद हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद 18वीं सेंचुरी में, तो उसको उसी तरह उन्होंने इमेजिन किया था कि बस एक फैक्ट्री है कि जिस तरह एक क्लास में एक पार्ट लगा दिया, क्लास में एक और पार्ट लगा दिया। लेकिन आजकल के दौर के लिए अब वो मुनासिब नहीं रहा। अब पूरी दुनिया, पूरे ग्लोबली अब चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला है कि ना एक जो प्रॉब्लम है वो है कि कंपटीशन जो है उससे सक्सेस आती है। लेकिन अब बहुत सारे दुनिया में डिफरेंट स्कूलिंग सिस्टम ने इंट्रोड्यूस है कोऑपरेटिव लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, कि रादर देन बच्चों को आप बोलो तुम फर्स्ट हो, तुम सेकंड, तुम थर्ड, वो ग्रुप्स में डिवाइड करो, ग्रुप्स को रेट करो। तो ग्रुप से फिर क्या होता है कि उससे फिर सब बच्चे जो दूसरों को भी जो कमजोर, तो उनको भी आगे लेके चलते हैं, बिकॉज पूरी ग्रुप की फिर रेटिंग होती है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग के साथ मिल के, तो उससे फिर उनके ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं, इंटेलिजेंस ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरह के अब नए चीज़ें आए, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को ज़रूर तब्दील होने की स्मार्ट होना चाहिए ना, स्मार्ट होना चाहिए। बेहद शुक्रिया ताहा, मौजूद थे, कर रहे थे। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अगेन वही कि उसको स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के कांधों पे इतना बोझ, उसके बाद अम्मा बाप उतना उनको डिप्रेशन में डाल देते हैं कि पढ़ा क्या दिखाओ। तो जनाब ये बेहद ज़रूरी है इसको तब्दील करना। आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।